क्लियर है? बिस्मिल्लाह करते हैं कंसोलिडेशन की इस अजम्पशन के साथ कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि रेगुलर वाले भी बैठे हैं। क्लियर है जी? चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा भाई, जब भी मैंने कोई टॉपिक कराया बच्चों को, उसमें मैंने एक एक चीज बताई। अभी तक कितने टॉपिक हो गए यार? अभी तक हो गए हैं IFRS 9, लीज, इफरिक, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, 4 हो गए मेरे। और सर अहमद के चल रहा है IAS 21। अच्छा, आप लोगों के लिए एक पैकेज है, बता देता हूँ तुम लोगों को, सुनना। सर मेरी बात हो रही थी ये कि जो रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं वो चाहे तो पीछे के टॉपिक्स में रिकॉर्डेड देखें, या सर अहमद उसको लाइव करा देंगे। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। सही है जी? अगर सर अहमद से लाइव लेना चाहते हो, वो तुम्हारी शक्लें नहीं है, वो मुझे पता है। सही है? कोई भी इतना वो नहीं है जो बोलेगा हाँ दोनों क्लासेस लें। हाँ सही, तुम्हारा तो ऑप्शन है, सर अहमद उसको लाइव भी कराएंगे। लाइव लेना चाहते हो, वो फॉर इट। सही जी? वो मैं सर को कह दूंगा कि जो पिछले टॉपिक है रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइव करा देंगे, ताकि वो भी आपका फिजिकली चल जाएगा। सही है? बाकी जो ऑनवर्ड्स है आप हमारे साथ ले लीजिएगा। क्लियर है भाई? 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो मैंने जो करवा दी है उसकी रिकॉर्डिंग ले लो, या तो सर अहमद लाइव भी कराएंगे, तो वो रिफ्रेशर बैच समझो तुम्हारा 0 से होगा। क्लियर है जी? मैं बता दूं कितने टॉपिक हो चुके हैं? 4। IFRS 9, लीजेस, इफरिक और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स और IAS 21 सर उसको करा देंगे। और जो IAS 21 सर ने कराया है मैं वापस से करा दूंगा। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको रिकॉर्डिंग पे जाना पड़े, सब लाइव भी हो जाएगा। क्लियर है? ये कमिटमेंट है मेरी। चलिए जी, मैं बोल देता हूँ सर को, सब लाइव करा देंगे। क्लियर है भाई? आगे। अच्छा भाई, जैसे हमने जितने भी टॉपिक किए आज तक, उसमें मैंने शुरू किया है डेफिनेशन से। मैंने कंसोलिडेशन का पहला पेज खोला IFRS का, तो उसमें ये लिखा हुआ है व्हाट इज कंसोलिडेशन। वो बोलता है कंसोलिडेशन का मतलब ये है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। मैंने बोला भाई ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा, ये तो मुझे नहीं समझ आता कि भाई ये आपने क्या बोली सर, डेफिनेशन एक एक करके ब्रेक करके बताएं। मैंने कहा पहले समझो कि ग्रुप का मतलब क्या है। मैं ग्रुप की डेफिनेशन में गया, वो कहता है ग्रुप का मतलब है पेरेंट और उसकी तमाम सब्सिडरीज। पेरेंट और उसकी तमाम सब्सिडरीज। अब प्लीज समझिएगा इस बात को। अब मैंने भाई ये पूछा, अभी भी तुम ये जाहिलाना बात कर रहे हो भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। पर हाँ, अगर सिर्फ इंग्लिश को ट्रांसलेट करूं, यार अक्षर आवाज सही आ रही है सबको? यार ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो आवाज क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? अच्छा जी, प्लीज सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ इस इंग्लिश को ट्रांसलेट करके बस सिर्फ इतना सा कि मुझे ग्रुप को एक इदारा बना के बताना है। पहले रीड करो उसको, मैं और डिटेल में लेके आता हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पूरे ग्रुप को, ग्रुप क्या होता है ये नहीं बताया अभी, पूरे ग्रुप को एज अ सिंगल एंटिटी बताना। सही है जी? मैंने कहा चले भाई एक एक करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या मतलब है ग्रुप का। मैंने कहा बताओ ग्रुप का मतलब क्या। बोलता है ग्रुप के अंदर 2 चीजें आती हैं, पेरेंट और उसकी सब्सिडीज। पेरेंट। अच्छा, अब मैं क्या ये कह सकता हूँ, प्लीज समझिएगा। अब इसको और एग्जैजुरेट करते हैं। मैंने कहा क्या मैं ये कह सकता हूँ आप ग्रुप के वर्ड को रिप्लेस करके प्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज अ सिंगल एंटिटी। अब इसकी डेफिनेशन यूं करते हैं, मैंने ग्रुप के वर्ड को उसकी डेफिनेशन से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। आज के बाद मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज कंसोलिडेशन, आपका जवाब आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट सब्सिडरी एज अ सिंगल एंटिटी। बिल्कुल अभी डेफिनेशन पे मैंने कोई अकाउंटिंग शुरू नहीं कराई, और हो सकता है शुरू भी ना कराऊं, अभी सिर्फ मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि ये लाजमी सवाल आता है। सही है जी? आगे मैंने कहा भाई व्हाट डज इट मीन बाय पेरेंट एंटिटी। फिर स्टैंडर्ड ने ये कहा पेरेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो सब्सिडरी को कंट्रोल करे। पेरेंट एंटिटी कौन सी एंटिटी होती है? जो सब्सिडरी को कंट्रोल करे। फिर मैंने बोला कि सर आप ये बता दें कि व्हाट डज इट मीन बाय सब्सिडरी। सब्सिडरी एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसको पेरेंट कंट्रोल करे। सर ये तो आप बिल्कुल मजाक वाली बात कर रहे हैं। पेरेंट एंटिटी कौन सी है? जो सब्सिडी को कंट्रोल करे। सब्सिडी कौन है? जिससे पेरेंट कंट्रोल करे। मैंने कहा भाई अब भी डेफिनेशन नहीं समझ आ रही है, मुझे खाली एक और बात बता दें इधर प्लीज। मुझे सर एक और चीज ये समझाएं कि कब कंट्रोल आएगा। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है आपका किसी भी इदारे पे कंट्रोल तब आएगा जब आप किसी कंपनी के 50% प्लस
शेयर्स ओन करें। एग्जाम्पल दें इसकी सर, प्लीज सुनिएगा। मुझे बताओ कोई भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होती है? कंपनी लॉ में कोई भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होती है? 50% प्लस पे। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मैंने लेट्स से इसकी कंपनी में 55% शेयर्स ओन किए हैं, ये कोई भी डिसीजन मेरे बगैर ले सकता है? मेरा इस कंपनी पे क्या है? तो आज के बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी कंपनी का कंट्रोल हासिल करने के लिए क्या तुम्हारी ओनरशिप 100% होनी चाहिए या 50% प्लस? अच्छा, यानी सर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं आज की क्लास में कि मुझे अगर किसी कंपनी का कंट्रोल चाहिए तो मुझे 100% की ओनरशिप नहीं चाहिए, मुझे ओनरशिप चाहिए, इसको हम कहते हैं मेजॉरिटी ओनरशिप। क्या कहते हैं? अच्छा, तुम खुद भी देखो, वो सारे 45% वाले मिल भी जाएं तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको किसके पास आना होगा? हमारे पास, क्योंकि हम कौन सी एंटिटी हैं? अच्छा, तो आज के बाद मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट डज इट मीन बाय कंसोलिडेशन? आप बोलोगे प्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडियरी एज अ। क्यों होता है ये भी आगे बता रहा हूं जाके, फिर मुझे एक और बात का जवाब दो। पेरेंट एंटिटी कौन सी एंटिटी है जो सब्सिडियरी को, सब्सिडियरी कौन है? अच्छा, तो व्हाट डज इट मीन बाय कंट्रोल? अच्छा, कंट्रोल तब आएगा जब मेरे पास ओनरशिप हो 50% से ज्यादा। अच्छा, इस बैच में मैं कुछ और एडिशनल चीजें भी कराऊंगा, सुनना। कंट्रोल तो मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा, क्योंकि मेरा काम ही मर्जर एक्विजिशन है। सुनो, कंट्रोल सिर्फ ओनरशिप पे नहीं आता। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई शेयर होल्डर का एग्रीमेंट है, लेट्स से कि अगर मैं किसी, लेट्स से कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आईटी कंपनी का ओनर हूँ और मैंने सिर्फ 20% की होल्डिंग की हुई है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी होल्डिंग कितनी है? 20%। मैं आईटी कंपनी का मालिक हूँ, सही है जी, मैंने 20% की आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। प्लीज समझना, अक्सर शार्क टैंक इंडिया में तो 19% होल्डिंग होती है या कम, फिर ओनर होते हैं वो बिजनेस के। उसकी एग्जांपल दे देता हूँ ना, सुन लो, शार्क टैंक मेरे सुन ले जल्दी प्लीज। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा इधर, वापस से फोकस के साथ। मैंने ये कहा, सुनना, मैंने ये कहा कि अगर मैं आईटी का एक्सपर्ट हूँ, सही है, मैंने बोला भाई मैं 20% की या 19% की होल्डिंग रखूंगा, बाकियों के पास कितनी हो गई? 81%। 80 आइडियली कंट्रोल किसका होना चाहिए? बाकियों का, जो है या जो कोई ओनर है व्हाटसोएवर। मैंने ये कहा, मुझे ये पता है कि मेरे बगैर ये कंपनी चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आईटी एक्सपर्ट कौन है? मैं हूं। अच्छा, वो तो इन्वेस्टर्स है ना, वो तो पैसे डाल के बैठे हुए, तो भाई मैं भी तो इन्वेस्टर हूँ, मेरी होल्डिंग कितनी है? 20% या 19%। पर अगर मैंने ये एग्रीमेंट में लिख दिया कि इवन तो तुम 50% प्लस के मालिक हो, पर मेरी परमिशन के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे एक बात बताओ, इवन दो वो 50% से ज्यादा ओन करता है, तो क्या मेरा एग्रीमेंट उसको ओवरलैप कर गया? कर गया नहीं कर गया? अब कंट्रोल किसके पास है? अच्छा, मैं तुमसे पूछूं, इवन दो अब ओनरशिप उसके पास है, कंट्रोल कौन करता है? हम करते हैं, तो हम उसके क्या हो गए? पेरेंट। मुझे एक बात बताओ, क्या आज के बाद ये बात तुम अपने भेजे में बिठा लो कि कंट्रोल का मतलब ये है कि किसी इदारे को कंट्रोल करना? कंट्रोल या तो मेजॉरिटी ओनरशिप से आता है या तो एग्रीमेंट से आता है। बात क्लियर है? देखो, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी एग्जामिनर का दिमाग घुमा और वो तुम्हें बोलेगा इसकी 19% की होल्डिंग में, तुम बोलोगे ये तो बेवकूफ बना सवाल ही खाली रख के आ जाओगे, लिख दो कि भाई दिस डज नॉट फॉल इन IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। भाई क्यों नहीं फॉल करता? क्या एग्रीमेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा जी, वापस से मैं तुमसे आज के बाद पूछूं, कंट्रोल का मतलब क्या? किसी भी इदारे को क्या करना? कंट्रोल करना। अच्छा, क्या कंट्रोल सिर्फ मेजॉरिटी ओनरशिप से आता है? एग्रीमेंट से भी आता है। क्या हमने अकाउंटिंग सीखी? नहीं, अकाउंटिंग नहीं सीखी। चलो भाई, अब इस डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं ताकि वो फिक्स हो जाए। मैंने कहा कि भाई एक पेरेंट एंटिटी है। अच्छा, मैं अगर पेरेंट एंटिटी हूं, मेरे पास आइडल पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में रखूं या कहीं इन्वेस्ट कर दूं? इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, वो क्या मैं किसी कंपनी को खरीदने में लगा सकता हूँ? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं, अगर मैंने किसी कंपनी में लगाए पैसे, यानी किसी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और मैंने खरीदे 65%, मैं उसका क्या बन गया? वो मेरी क्या बन गई? सब्सिडियरी। अब आगे सुनिएगा, आपका लॉ यानी कंपनीज एक्ट 2017 और आपका IFRS दोनों एक बात कहते हैं कि आप अपनी मालियत जो दिखाते हो वो अपने फाइनेंशियल्स में दिखाते हो। सुनना मेरी बात फोकस के साथ, आप अपनी मालियत कहाँ दिखाते हो? अपने फाइनेंशियल्स में, जिसको मैं कहता हूं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहता हूं? सर आप यानी ये कह रहे हैं
कि ये जो हमारा पेरेंट एंटिटी है ये अपने एफएस बनाएगा, अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा हूं ये जो सब्सिडरी है ये भी अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, दोनों की मैनेजमेंट अलग अलग होगी? यस और नो? यस सर, वो एक अलग इदारा है, वो एक अलग इदारा है। भाई दोनों इदारे अलग अलग है, पर मैं तुमसे अगर ये पूछूं, पेरेंट अपनी कंपनी का भी मालिक है, सब्सिडी का भी मालिक है, पर क्या वो जो उसका मालिक है 100% है या कंट्रोलिंग मालिक है? यानी बाकी जो 45% वाले हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं पर उनकी चलती नहीं है। पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी सवाल तो पूछ लो, हाथ क्या दिमाग में रखना। क्लियर है? यानी पीछे जी एक से ज्यादा पेरेंट मतलब समझा नहीं तुम्हारी बात। ओनरशिप किसी और की ज्यादा है, वो पेरेंट नहीं हुआ ना, कंट्रोल मैं करता हूँ, वो सही कुछ भी करते हैं। देखो इनका एक सवाल है, सुनना, इनका एक सवाल है, प्लीज सुने फोकस के साथ। इन्होंने कहा कि सर अगर हमारा एग्रीमेंट है ओनरशिप तो किसी और की, वो भी पेरेंट हो गया। देखो पेरेंट तो एक ही होगा, पेरेंट तो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि वो 50% से ज्यादा ओन भी करे तब भी डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, किसकी चलेगी? आईटी एक्सपर्ट की। अच्छा, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या ओनरशिप प्रिवेल करेगी? भाई बताओ, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या ओनरशिप प्रिवेल करेगी? डेफिनेटली करेगी। तो ये आपको देखना है सवाल के अंदर, वो सवाल भी कराऊंगा वैसे। क्लियर है भाई? अच्छा जी, हाँ जी कश्यप जल्दी बता दें, कोई सवाल? अच्छा बोलिए, 45 कितना 45 होता है इधर? सर अगर एग्रीमेंट और मोर देन 50% शेयर चला जाए फिर एक कंपनी की दो पेरेंट कंपनी होंगी। देखो ऐसा नहीं हो सकता ना सर, अगर दोनों कंट्रोल करें, 55% वाला भी एग्रीमेंट। देखो सुनो, एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, सुनो भाई, अगर मैं किसी कंपनी में, सुनो, मैं किसी कंपनी में 55% होल्ड करता हूँ और कोई 45% वाला है, सवाल चुप है, सुनना, सवाल में चुप है और सवाल कुछ भी नहीं कह रहा है इसके आगे। 55% वाले क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। पहली चीज हो गई, हमने उसको साइड में लगा दी, सिंपल है। पहला जो 55% वाला है उसको कंट्रोल करेगा। मैंने कहा दूसरे स्टेप पे आ जाओ। मैंने कहा मैं 55% ओन करता हूँ, सही है, और एक दूसरा बंदा है 45% वाला जिसके पास एक्सपर्टीज है, उसने कहा मेरे बजाय कुछ काम नहीं होगा। मानते हो मानो वरना निकलो यहाँ से। तो अब किसकी चलेगी? अब पेरेंट में हूँ, वो है कंट्रोल कौन कर रहा है? इवन तो ओनरशिप 50% से कम है, ये बात आ गई। अच्छा, अब तुम्हारी एक और चुनौती को क्लियर करता हूँ। एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है 55% भले ही तुम रखो, दोनों की कंसेंट से ये काम होगा। इसको हम कहते हैं ज्वाइंट कंट्रोल। इसको हम क्या कहते हैं? ये है IFRS 11, जो कि तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वो है सीधे फाइनल में। तुम्हारे केस में सिर्फ IFRS 3 और IFRS 10 है। IFRS 3 IFRS 10 बनता है मिला के कंसोलिडेशन। क्या मैं तुमसे आज के बाद पूछूं, तुमने अकाउंटिंग कंट्रोल की सीखनी है, ज्वाइंट कंट्रोल की? कंट्रोल, सब्सिडी पेरेंट की अकाउंटिंग सीखने, दैट्स इट। ज्वाइंट कंट्रोल कब सीखोगे? फाइनल में। वो IFRS 11 है, सही है जी। जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि दो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यस, तो वो दोनों उसके पेरेंट नहीं होंगे, वो होंगे ज्वाइंट ओनर्स। उसकी अकाउंटिंग ना हमारे कोर्स में ना मैं बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? चले जी। इफ टू कंपनी जॉइंटली एक्वायर्ड थर्ड कंपनी, जाने तो मैंने बता दिया ये सर, सब्सिडी की सब्सिडी हो पेरेंट एक हो, भाई एक पेरेंट की 1000 सब्सिडीज भी हो सकती हैं, 20-25 तो मैंने भी देखी हैं, तो मना नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ एक ही सब्सिडी है, अल्लाह का शुक्र मानो, सही है। मुजम्मिल अजीज कह रहे हैं सर ज्वाइंट वेंचर क्या होना? भाई उस गली में जाना नहीं तो पूछ क्यों रहा है? सही है। दो लोगों को भाई अभी तो बताया, दो लोगों ने मिला के कहीं इन्वेस्टमेंट की है, ज्वाइंट कंट्रोल, वो ज्वाइंट वेंचर हो गया। क्लियर है मुजम्मिल अजीज भाई? जल्दी से जी जानी। बोर्ड कॉम्पोजिशन को तब कंसिडर करेंगे जब आपकी मेजॉरिटी बोर्ड हो, तब भी वोटिंग आपकी है, बिल्कुल वो भी कंट्रोल में आता है। कंपनी लॉ वाला होल्डिंग एंड सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है बस, बिल्कुल ऐसा ही है मोहम्मद मुजम्मिल मुश्ताक भाई, ऐसा ही है। चले जी आगे जी, एक एक करके पहले वो पूछ ले फिर मैं। हाँ अच्छा, इधर सुने, एक सवाल सुने जानी जल्दी सब में, प्लीज बातें नहीं। हाँ जी। अच्छा देखो, मेरे पास मेजोरिटी ओनरशिप है, सही है, मीटिंग हो रही है, मैंने बोला भाई मेरी 55% की ओनरशिप है, मेरी चलेगी, एग्रीमेंट उसने मुंह पे रख दिया तुम्हारे,
लेके दिखाओ डिसीजन, किसकी चलेगी? एग्रीमेंट, खत्म हो गई बात जी। क्रेडिट, क्रेडिट ओनर नहीं बन सकते ना, उस पर खाली मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है, ओनर नहीं होता। सही है जी। हाँ, पेरेंट की, नहीं, अभी बताता हूँ, सुने इधर। अच्छा भाई इधर प्लीज फोकस करिएगा। अच्छा भाई पहले तो एक बात हमने क्लियर की है, कंट्रोल हमें क्लियर है, सही है जी। अच्छा आप आगे सुने, मैंने ये कहा कि भाई कंट्रोल की दुनिया आगे गई, मैंने कहा कि भाई पेरेंट एक अलग इदारा है, सब्सिडरी एक, दोनों की मैनेजमेंट, और पेरेंट अपनी कंपनी का मालिक है नहीं है, जल्दी बताओ, और सब्सिडरी का भी मालिक है, अकेला मालिक है? बहुत सारे मालिक हैं, पर हम कौन से मालिक हैं? कंट्रोलिंग मालिक है, इसको हम कहते हैं आईएफआरएस की जबान में कंट्रोलिंग ओनर। क्या कहेंगे? कंट्रोलिंग ओनर इज कॉल्ड पेरेंट, कंट्रोलिंग ओनर इज कॉल्ड पेरेंट एंटिटी। बस ये याद रखना, बिल्कुल डेफिनेशन डेफिनेशन के में, क्योंकि एमसीक्यूज भी आते हैं, प्लीज सुकून से सुनिएगा। वेरी गुड। अच्छा भाई, यार हिजबुल्लाह मेरी जान, मेरे पप्पू, सुन लिया, मैं 5वीं बार बता रहा हूँ, एग्रीमेंट से होता क्या सुन लो भाई। मैंने कहा कि भाई तूने और मैंने कंपनी में पैसे डाले, मेरे 55% पैसे हैं, तेरे 45% पैसे हैं, मैं चुप हो गया तो चलेगी किसकी? 55% वाले की, 45% वाले की? भाई जल्दी बताओ, 55 की 45 की? 55 की। भाई मुझे एक बात बताओ, हिजबुल्लाह तुमने कहा मैं पेशावर से हूँ, मेरे पास कुछ एक्सपर्टीज है, सही है? हिजबुल्लाह ने कहा भाई सर मेरे पास कुछ एक्सपर्टीज है, आप, मैं आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ, मेरे बगैर कोई काम नहीं हो, क्योंकि आपने जो फैक्ट्री लगाई है पेशावर में लगाई है। मैंने कहा सही है सर, भाई आपने पेशावर में फैक्ट्री लगाई है, तो हिजबुल्लाह एक काम करते हैं, तुम्हारी चलेगी। हम मीटिंग में बैठे, मैंने डिसीजन लिया, मैंने फिर क्या मैं डिसीजन ले सकता हूँ उसके बगैर? रीजन, एग्रीमेंट में पावर किसके पास है? एग्रीमेंट पावर किसके पास है? हिजबुल्लाह के पास, तो हिजबुल्लाह तुम्हारी चलेगी। क्लियर है? इतनी सी बात बताई थी मैंने भाई, क्लियर है? आगे देख लो भाई। अच्छा भाई हम फिर वापस घूम के वहीं आ गए कि पेरेंट और सब्सिडी अलग अलग कंपनीज है। अच्छा आप देखो, आपको आईएफआरएस क्या कहता है? आपको आईएफआरएस ये कहता है कि पेरेंट अपने फाइनेंशियल्स अपनी रेगुलेटरी बॉडी को तो जमा कराएगा, जिसको हम कहते हैं एसईसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो सब्सिडरी है, ये भी अपने फाइनेंशियल्स कहाँ जमा कराएगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब सुनिएगा आगे, फिर प्लीज सुनना, फिर आईएफआरएस और लॉ दोनों पेरेंट एंटिटी को कहते हैं, किसको कहते हैं? कि आप अपने सेपरेट फाइनेंशियल्स तो बनाएं, सब्सिडरी को भी अपने बना लेते हैं उसके अपने हिसाब से। फिर आप एक काम ये करिएगा, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, फिर आप एक काम ये करिएगा कि सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स उठाइएगा और अपने फाइनेंशियल्स में मिला दीजिएगा। वापस से सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स उठा के अपने फाइनेंशियल्स में मिला दीजिएगा, इससे आप दोनों के फाइनेंशियल्स एक हो जाएंगे, यानी आप इन फाइनेंशियल्स को प्रेजेंट करोगे एज अ सिंगल एंटिटी। एज अ, डेफिनेशन रीड करो, प्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट एज अ। अच्छा अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ऐसा क्यों किया गया, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या मंतक है इसके पीछे कि क्यों बोला गया पेरेंट एंटिटी को एक साथ? बताओ, सुनो मेरी बात, फोकस होकर सुनना, बहुत अहम चीज है। देखो बात औकात होता है ऐसा है, सुनना मेरी बात। हम जब टैक्स के हवाले से बात करता हूँ तुम्हारे सामने, हम जब किसी बंदे को टैक्स के लिए बोलते हैं ना कि तुम्हारी टैक्सेशन हो रही है, तो हम उसकी वेल्थ स्टेटमेंट भी देखते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, इस पेरेंट एंटिटी की वेल्थ सिर्फ अपनी कंपनी या कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं? अच्छा, अब मुझे इस कंपनी की मालियत जाननी है, प्लीज समझना, इस कंपनी की अगर मुझे मालियत जाननी है कि ये जो बंदा इस कंपनी का मालिक है पेरेंट का, क्या सिर्फ इसकी ये मालियत है या बाकी भी मालियत है, तो वो कैसे पता लगेगी? सबको क्या करूं मैं? मिला दे। इसलिए तो कॉन्सेप्ट आया कि यू हैव टू प्रेजेंट पेरेंट एंड सब्सिडरी एज अ। आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स भी बनाए, तो क्या सेपरेट फाइनेंशियल्स नहीं बनाएंगे? सब अपने पास लिखेंगे कि जब तक सेपरेट फाइनेंशियल्स नहीं बनते तब तक कंसोलिडेशन पॉसिबल। लिखें अपने पास, सर जब तक सेपरेट फाइनेंशियल्स नहीं बनते तब तक कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं है।
हाँ जी, हमने सिंपल एक चीज लिखी कि जब तक सेपरेट फाइनेंशियल्स नहीं बन जाते तब तक कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं है। सर अब एक बात बताइए, ये क्या आपने बात कही, मुझे एक बात बताओ, पेरेंट एंटिटी के फाइनेंशियल रेडी हैं और सब्सिडी के फाइनेंशियल अगर रेडी नहीं है तो ऐड क्या करोगे? नहीं है बात समझ आगे ना भाई? अगर पेरेंट के फाइनेंशियल रेडी हैं, सब्सिडी के फाइनेंशियल रेडी, तो क्या ऐड करना पॉसिबल है? सर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पेरेंट अपने हिसाब किताब अपने हिसाब से करेगा, सब्सिडी अपने हिसाब से, फिर पेरेंट एंटिटी सब्सिडी को ये कहेगा अपने फाइनेंशियल्स दो। क्या सब्सिडी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से मना कर सकती है? रीजन दो। कंट्रोल। बात समझ आई? कंट्रोल है। अच्छा जी अब सुनिएगा, फिर पेरेंट एंटिटी क्या करेगा? दो सेट ऑफ एफर्ट्स बनाएगा, एक अपने सेपरेट, एक कंसोलिडेट। अच्छा तो ये कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि मालिक कौन है? कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रेजेंट भी कौन करेगा? पेरेंट। यहां तक कोई मसला? कैसे करेंगे ये सीखा? नहीं, अभी तक नहीं सिखाया मैंने। मैं सिंपल बेसिक 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 डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, दैट्स इट। क्योंकि बहुत ही बेसिक रूप से उठाना आप लोगों को। क्लियर है जी? आगे अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल को डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा भाई सर ये सेपरेट फाइनेंशियल्स ऑडिटेड होंगे, जानी ऑडिटेड होंगे तभी तो कंसोलिडेट करेगा, तो ऑडिट कहां ले आया यहाँ पे? कला इधर जल्दी आगे सुनिएगा, और ऐसे सीखने में बगैर ऑडिट के जमा भी नहीं हो सकते। इधर सुने, अब यहाँ पे देते हैं सर कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। एक चीज है तुमसे पूछता हूँ, फिर हम उसको और डिटेल में जाके देखेंगे। आज हो सकता है सिर्फ एक ही हम केस कर पाए, क्योंकि हमें खाली पहले बेसिक्स को क्लियर करना है। सही है? आगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल, मैंने ये कहा कि अगर मेरी होल्डिंग किसी कंपनी में 55% है तो मेरा कंट्रोल कितना होगा? हम ना, मेरा कंट्रोल कितना होगा? 55% होल्डिंग में कंट्रोल कितना होगा? 55%, 100%। ये सिखाना है भाई, लॉजिकल सी बात है। देखो सुनो मेरी बात, आपने किसी कंपनी, प्लीज समझना, एक 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 करके समझाऊंगा तो बहुत फोकस के साथ, क्योंकि देखो बच्चे रिफ्रेशर भी कर आएंगे, पेपर भी देख के आ गए, बट ये नहीं चीजें पता होती है। सुनना, समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। भाई किसी कंपनी में मैं 50% प्लस ओन करता हूँ, सही है? तो मैं इसको, आपने खुद कहा, क्या करता हूँ? कंट्रोल करता हूँ। अच्छा कंट्रोल 55% नहीं, वो कंट्रोल तो 100% होगा, क्योंकि मेरी मर्जी के बगैर उसका कोई भी एसिड लायबिलिटी इधर उधर नहीं हो सकता। शेयर इशू करने हैं तो मेरी परमिशन, एसेट बेचते हैं तो मेरी परमिशन, लोन लेना है तो भी मेरी परमिशन। यानी उसके बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सब पे मेरी ओनरशिप कितनी है? हाँ ओनरशिप बोला है मैंने 55%। कंट्रोल कितना है? पहले तो ये क्लियर करो। मैं कह रहा हूँ उस कंपनी पे मेरी ओनरशिप कितनी है, क्योंकि दूसरा ओनर नहीं है। क्या वो बोलेगा? तुम्हारे बाप के पैसे सब लेके जा रहे हो। वो बोलेगा ओनरशिप कितनी है, और मैं लूँ कंट्रोल कितना है? 100%। यानी एक एक गेम खेलते हैं ना, समझते हैं बात। अगर एक तुम्हें बात समझा पाऊं मैं, क्या मैं कह सकता हूं अगर सब्सिडी डूबी, यानी वो बैंक करप्ट हो गई, तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को कटा के जो पैसे बचेंगे मुझे कितने मिलेंगे? पर उसको मैं कंट्रोल कितना कर रहा हूं? ये बात याद रखनी है। क्लियर है? यानी सर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल में चीज सीखी है, आप किसी भी कंपनी को कंट्रोल 100% कर सकते हैं जब आपकी ओनरशिप 50% से, एग्रीमेंट से भी हो सकता है। बस ये बात याद रखिएगा, यहां तक कोई मसला? क्लियर है? आगे यानी सर होल्डिंग और कंट्रोल में आपको फर्क पता लग गया। आगे सुनिएगा, बहुत ही अहम बात बताऊं, ये प्लीज फोकस होकर सुनना, क्योंकि आगे मैंने कनेक्ट करना है एक एक बात। और मैं बता दूं कंसोलिडेशन में एक भी क्लास मिस हुई, अगली क्लास में कनेक्ट नहीं हो पाओगे। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया हुआ, तुम वर्कबुक देख सकते हो, आधी से ज्यादा वर्कबुक सिर्फ कंसोल है। जी जी पूछें। इतनी सी भी नहीं चलेगी, खैर मैं आपको की चलती है, आप कुछ बोल सकते हैं उनके सामने, बोल तो सकते हैं पर चलती ये भी बोलेंगे यार हम आपको, सुनिएगा इधर यार, प्लीज सुनिए इधर। इसका नाम पेरेंट इसलिए है ना, प्लीज सुनना। लाइबा हमारी वर्कबुक ऐसे मिलेगी, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सुनिएगा इधर सुनो भाई, ये कह रही है कि सर 45% वाली की इतनी सी भी नहीं चलेगी। वो अपना आइडिया पेश कर सकता है और उसको इम्पोज, राइट तो है ना, या नहीं है? राइट तो है, पर उसको इम्पोज नहीं कर सकता। क्यों नहीं इम्पोज करवा सकता? ये कंट्रोल किसका है? बोलने का उसको हक है, पर डिसीजन लेने का हक, हम बोलते भाई तुम खरीद लेते इतने शेयर, हम नहीं दे रहे।
क्लियर है? ये पक्की बात है। आगे जी मैं ग्रुप में ऐड करा दूंगा, जानी पड़ेगी, ये तो कर लें। इधर चलें प्लीज फोकस के साथ। अच्छा भाई कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब प्लीज देखना, एक बात कह रहा हूँ, थोड़ी सी ट्रिकी है, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना। फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप ओन करते हैं 50% से ज्यादा और कंट्रोल करते हैं कितना परसेंट, 100%, तो आप कंसोलिडेशन करेंगे 100%। सर ये तो आपने अजीब सी बात कर दी, प्लीज समझिएगा। आप मतलब ये कह रहे हैं सर कि जो सब्सिडरी की बैलेंस शीट के अंदर एक एक एसेट आ रहा है उसको अपने पास कितना लेके आएंगे? अच्छा पर इंसानी दिमाग क्या कहता है, कितना आना चाहिए? इंसानी दिमाग ये कहता है ना कितना आना चाहिए, 55%। तो मैं कितना कह रहा हूँ? क्योंकि अब मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ना, क्योंकि मैं कंट्रोल कितना करता हूँ। अच्छा सर ये तो नाइंसाफी हो गई, आप तो किसी और की चीज भी अपने पास लेके आ रहे हैं, ऐसा है? आगे जाके एक चीज सिखाऊंगा, प्लीज फोकस होकर सुनना। आगे जाके एक चीज सिखाऊंगा, जब आप सब्सिडी की चीजें अपने पास 100% लेके आते हैं ना, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो बाकी 45% वाले मालिक हैं उसका हिस्सा भी उस बैलेंस शीट में दिखाएं, उसका हिस्सा भी उस बैलेंस शीट में दिखाएं। यानी सर अब एक, अच्छा अभी क्या मैंने अकाउंटिंग सिखाई है, अभी खाली है मैं कंसोलिडेशन की दुनिया में घूम रहे, समझ लेके चलता क्या है। मैंने कहा भाई आपका अपने एसेट्स पे कितना राइट है, 100%, वो तो मेरे अपनी जगह है, मैं सब्सिडी की भी कितने लेके आऊं? तो आप ओन तो 55% करते हैं, कंट्रोल कितना है, तो कंसोलिडेशन कितने परसेंट होगी? अच्छा चले मैंने मान लिया कंसोलिडेशन 100% होगी, तो ये तो सर दूसरे के साथ नाइंसाफी है। मुंह क्यों बना रहे हो? नहीं है नाइंसाफी, क्योंकि उसका हिस्सा उसको दिखाएंगे कितना परसेंट, 45। यानी अब देखो लॉजिकली समझो, मेरे अपने 100% चीजें मेरे पास है, मैं उसकी भी कितने उठा के ले आया, पर उसमें से मैं बताऊंगा 45% किसका है, 45% वाले को, जिसको मैं कहता हूं नॉन कंट्रोलिंग ओनर्स। क्या कहता हूं? मैं कौन सा ओनर हूं? वो कौन है? क्या मैंने सिखाया कि कैसे करेंगे? नहीं, पर एक एक मैकेनिज्म दिमाग में बन रहा है कि भाई मैं उसकी चीजें जो उठा के लेके आऊंगा वो कितने परसेंट लाऊंगा, 100%, क्योंकि कंट्रोल कितना है। देखो अगर आज ही मैं ये नहीं बताता, मैं आगे कंसोलिडेशन नहीं करता, तुम अजीब से मुंह बनाते बोलते सर ये क्या है, ओन करता 55%, आप लेके आ रहे हैं कितना परसेंट, 100%। पर मुझे एक बात बताओ ना, मैं 100% लेके आ रहा हूँ, नाइंसाफी तो नहीं है? क्योंकि उसमें से जितना हिस्सा उसका बनता है उसको भी कौन प्रेजेंट करेगा? हम पेरेंट की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा अब एक आखिरी बात, कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी किसकी है? कितने परसेंट लेके आएगा? तो जब तुम खुद कह रहे हो बच्चों कि कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी पेरेंट एंटिटी की है, प्लीज फोकस होकर सुनना, जब कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी पेरेंट एंटिटी की है, तो फिर जो सब्सिडी के दूसरे मालिक है उसका हिस्सा दिखाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? ताकि लोग देखें तो ये समझ जाए टैक्स वालों को कि ये पूरे बैलेंस शीट में मेरे अपने असासे और सब्सिडी के असासे 55% तक के हैं, बाकी किसके हैं? नॉन कंट्रोलिंग ओनर्स के। पर क्या मैं फिर से पूछता हूँ, क्या मैंने अकाउंटिंग सिखाई? नहीं, अभी तक हमने अकाउंटिंग सीखी नहीं है। तो सर क्या आपने इस बात को समझा कि कंसोलिडेशन कितने परसेंट होगी? 100%, क्योंकि कंट्रोल कितना है? 100%। बस ये बात लिखते हैं यहाँ पे, कंसोलिडेशन 100% होगी प्लीज जी। पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नहीं है। देखो इधर सुनो, एक बच्चे ने सवाल किया कि उसका पेरेंट से क्या लगे। मैं बोल रहा हूँ जो सब्सिडी के फाइनेंशियल अपने पास लेके आ रहा हूँ ना, उस सब्सिडी के फाइनेंशियल का हिस्सा दिखाऊंगा, अपने फाइनेंशियल में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैंने फॉर एग्जांपल 100 रुपए के एसेट्स ले आया उसके, सही है। अब 100 रुपए के एसेट्स के अगेंस्ट में इक्विटी भी तो होगी, उस इक्विटी का 45% किसको दे दूंगा? नॉन कंट्रोलिंग ओनर को। वो कैसे दूंगा अभी सीखेंगे, नाइंसाफी नहीं होगी। पर क्या मैं अपने हिस्से में से दूंगा या सब्सिडी के हिस्से में से? अपने हिस्से में से क्यों नहीं दे रहा? वो तो हमारा अपना पैसा है। क्लियर है? तो अभी गेम में सीखना आ गई है जी। वापस से पूछो। सब्सिडी के फाइनेंशियल है, सही है। देखो सब्सिडी के फाइनेंशियल हर उस बंदे के पास जाते हैं जो उस कंपनी का मालिक है। अगर आपने कंपनी एक्ट पढ़ा हो तो जो एजीएम होती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चिपक के जाते हैं नोटिस के साथ। फाइनेंशियल तो सबके पास जाएंगे, पर इट डिपेंड्स अपॉन कि कंसोलिडेशन कौन करेगा। बताओ जिसके पास क्या होगा, वही बात। अगर एग्रीमेंट वाला बंदा है तो वो पेरेंट है,
अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम पेरेंट है। क्लियर है जी? नहीं करेगा ना। हाँ, किसके फाइनेंशियल? भाई देखो ये कह रहा है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, जो कि नॉन कंट्रोलिंग ओनर है, उसके फाइनेंशियल्स कम नहीं हो जाएंगे। वो एक इंडिविजुअल भी तो हो सकता है, एक बंदा भी तो हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है। पर हम अभी क्या उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या पेरेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? भाई इनको ये चिंता लगी हुई है, इनको ये पंचायत है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। भाई पहले तो अपने साथ तो इंसाफ कर कि पेरेंट एंटिटी क्या करेगा, उसकी चोलेंगी भी बाद में सीख लेंगे। भाई मैं फिर से रिपीट करूं, मैं फिर से क्लियर करूं, देखो फिर सुन लो बात मेरी। फेलियर का रीजन ये भी है कि हम दूसरे की पंचायत कर रहे हैं। पहले अपने घर को सही करो, बाद में दूसरे की सफाई करना। सही है? समझा रहा हूँ, प्लीज सुनना इधर। मैं भी किसकी अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, वो जो भी है वो अपनी अकाउंटिंग खुद करेगा, वो भी बताऊंगा बाद में, तो पहले अपना सीख लेते हैं। क्लियर है भाई? कंसोलिडेशन में नेम क्लॉज कौन रखता है? हैं? ओ भाई क्या हो गया ये? अब्दुल बासित, अभी अभी लॉ हुआ है क्या नया नया? सुन लो यार इधर, बोल रहा है नेम चेंज होता है। ओ भाई कौन कह रहा है नेम चेंज होता है? मैं आपको बता दूं, सुनो भाई, फाइनल की बात है, सुन लो इधर। जब भी कंसोलिडेशन होती है ना, तो IS 1 में तुमने इतना तो पढ़ा होगा कि हम नेचर ऑफ बिजनेस बताते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स में। तो नेचर ऑफ बिजनेस में अपने बिजनेस के साथ साथ मैं सब्सिडी के बिजनेस भी क्या करता हूँ, डिस्क्लोज करता हूँ। तो सब वहां पे डिस्क्लोज हो जाता है। तो कंसोलिडेशन तो सीख ले, नाम क्यों चेंज करा रहा है कंपनी का? मैंने तुम्हें बताया है कि पेरेंट एक अलग इदारा है, सब्सिडी एक अलग इदारा है। तो क्या मैं उसका नाम चेंज कर दूं? मैं बोलूंगा कि मेरी ABC कंपनी है, मैं XYZ लिमिटेड को कंट्रोल करता हूं। तो ये जो फाइनेंशियल्स में दे रहा हूं ABC प्लस XYZ के हैं, उसकी हेडिंग आएगी ABC कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें उसकी सारी सब्सिडीज के क्लब हुए होंगे। अच्छा वैसे कंसोलिडेशन कितनी परसेंट होनी थी? तो क्या उस केस में प्लीज मुझे बताओ, अगर मेरी ओनरशिप 100% है, तो क्या मुझे एक बात समझा सकते हो तुम लोग, क्या कोई भी, प्लीज सुनना, क्या कोई भी नॉन कंट्रोलिंग ओनर होगा? तो सारा हिस्सा किसका होगा? हमारा होगा। कौन? पेरेंट, जो कि कर रहा है क्या, कंपनी को कंट्रोल। क्लियर है? पक्की बात है। चले जी भाई, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। हमने सिर्फ तक ये सीखा है कि व्हाट डज इट मीन बाय ओनरशिप एंड व्हाट डज इट मीन बाय कंट्रोल। आगे चलें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। चलो जी, एक बहुत ही अहम चीज सिखा रहा हूं, प्लीज इधर साथ साथ ये, क्योंकि आपके पास आपकी वर्कबुक में मैंने ऑलरेडी दी हुई है। सही है जी, जिसके पास है वो देख सकता है, बाकी आप कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल टाइम दूंगा, अभी सारे काम बंद। आपने 100% फोकस इधर रखना है, प्लीज सुनना यार इधर। अच्छा भाई फोकस। सर आपकी वॉइस बीच बीच में कट हो रही है इसकी। अच्छा आप सही आ रही है रोहन, बच्चों आप सही आ रही है आवाज? जल्दी बता दो, आप क्लियर होगी। ओके इधर, इधर फोकस करना। पहला स्टेप, पहली बार। अच्छा देखो, मैंने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया हुआ है। पहले मैं आपको कंसोलिडेशन सिखाऊंगा जिसमें मैं कंपनी में ओन करूंगा कितने परसेंट शेयर, 100%। कितने परसेंट? फिर हम आएंगे 100% से नीचे। एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ। बोल ले भाई, क्या थैली में ढूंढ रहा है? कर ले भाई, जल्दी कर ले इसको। इधर, अब सही आ रही है जानी आवाज, ये बता दो। निकल गई थैली? चलो ओके इधर, प्लीज सुनना। मैं जो अभी आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा अगली 2 क्लासेस में, प्लीज सुनना यार बहुत फोकस के साथ। पहले में स्क्रीन नजर नहीं आ रही भाई, स्क्रीन तो यही है। अब आ रही है? तो मैं हिला ही नहीं रहा, स्क्रीन तो हिलेगी नहीं ना भाई। कैमरा भी आ रहा है, मेरी माँ की कसम मैं खुद को देख सकता हूँ। नहीं आ रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ऐसा नहीं कर यार। बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। मेरी वीडियो भी नहीं आ रही। अब हो गया होगा, अब चेक करो, अब चेक करो, अब सही हो गया होगा।
अब क्लियर हो गया जी? ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। वीडियो भी आ गई होगी, चलिए जी, मैं भी आ गया, स्क्रीन भी आ गई। ओके, बेहतरीन है। मैं दोबारा ऑन कर दूं कैमरा बंद करके? सही है। ओके, प्लीज इधर यार। अच्छा, वापस से देखो, आइडियली मुझे एक बात समझाओ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं साल के पहले दिन पे या साल के आखिरी दिन पे, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग डेट। कौन सी डेट? रिपोर्टिंग डेट। प्लीज पार्टिसिपेट करना भाई, जानिए आप लोगों ने ऑनलाइन में, तो रिपोर्टिंग डेट। पर पहले मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा समझाने के लिए कि जिस दिन मैं किसी कंपनी का मालिक बन रहा हूं उस दिन अगर कंसोलिडेशन होगी तो किस तरीके से होगी, क्योंकि उसके बगैर आगे की अकाउंटिंग समझाना फजूल है। हम पहले कौन से दिन की अकाउंटिंग सीखेंगे? आप बोलेंगे सर डे 1 की। कौन से दिन की? डे 1 की। जिस दिन मैं किसी कंपनी का, बोले तो इंग्लिश में कंट्रोलिंग ऑनर, उससे पीछे जाओ तो पेरेंट एंटिटी, उस दिन की अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। ये बात भेजे में रखना आपने, क्लियर? तो उस दिन क्या क्या चीजें होनी है वो डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा भाई, ये XYZ लिमिटेड है। इस XYZ लिमिटेड ने ABC कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो इन्वेस्टमेंट की हुई है कितने परसेंट? 100%। या प्लीज फोकस होकर सुनना, फोकस होकर प्लीज, ये बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि ये गया ना तो कॉन्सेप्ट चला आएगा हाथ से। सुनना, मैंने कहा कि भाई एट एक्विजिशन, तो पूरा लिख लेते हैं। एट एक्विजिशन डेट, मैं किसी कंपनी को ऐसे ही खरीद लूंगा। प्लीज समझना, मैं किसी कंपनी को क्या ऐसे ही खरीद लूंगा या कंसिडरेशन नहीं जानी, कोई मसला नहीं, सुनो सुनो इधर। क्या मैं किसी कंपनी को ऐसे ही खरीद लूंगा या पहले उसकी वैल्यूएशन देखूंगा? इसकी बेहतरीन एग्जांपल सर आप ये देते हैं कि कोई भी अगर मार्केट में कार या बाइक भी लेने जाओगे तो क्या आप पहले पूछोगे ना भाई कितने की है, या ये इतने की नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है ना? यानी मार्केट की नो हाउ तो होनी चाहिए। अच्छा जी, तो यानी हमें किसी भी कंपनी को खरीदने से भी पहले उसकी वैल्यूएशन करवानी है, जिसको मैं ऑडिट की जबान में या मार्केट की जबान में कहता हूं ड्यू डिलिजेंस। क्या कहता हूं? ड्यू डिलिजेंस। प्लीज सुनना, ये क्योंकि हम करते हैं इसलिए मुझे पता सुनना है। अच्छा भाई, मैंने ये कहा कि भाई XYZ कंपनी, ABC कंपनी हमें आपको खरीदना है। उसने बोला भाई ABC कंपनी कोई मसला नहीं है, आ जाओ। उसने बोला भाई मुझे आप सीधे सीधे पैसे निकाल के देते 8,000। मैंने कहा भाई 8,000 क्यों? वो कह रहा है कि भाई 8,000 इसलिए क्योंकि मेरी कंपनी के एसेट्स कितने हैं। भाई ABC कंपनी जिसको मैं खरीद रहा हूँ, ऑनलाइन वालों तुम सब ये बताओ कितने एसेट्स है उसके? 8,000 के। मैंने कहा भाई चलो सही, हमने आपके एसेट्स लिख दिए 8,000 के। जानी मेरी वीडियो नहीं आ रही बट ये स्क्रीन तो आ रही है, तो इधर उस पर फोकस कर लेना, वीडियो पे भी आ जाऊंगा। सही है, प्लीज फोकस करना इधर 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 एक बार। ओके जी, इधर एसेट्स आ गए, प्लीज सुनना। अभी ये सौदा चल रहा है कि भाई मैंने ये कंपनी कितने में खरीदनी है, पहले तो ये बात पे फोकस रखना। अच्छा भाई, ये भाई आए ABC कंपनी वाले, इन्होंने कहा कि भाई 8,000 दे और मेरी कंपनी आपकी कितने परसेंट? 100%। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, प्लीज सुनना फोकस के साथ, मुझे एक बात बताओ, तुम पक्का कह रहे हो कि 8,000 में ये कंपनी मेरी? तो बोल रहा हाँ कसम खा रहा हूँ 8,000 में कंपनी आपकी। मैंने कहा मेरी शक्ल पे 3 नुक्ते हैं, मैं तुम्हारी जो ये कंपनी खरीद रहा हूँ, सुनना, मैं जो तुम्हारी कंपनी ये खरीद रहा हूँ इसके साथ साथ तुम मुझे अपनी लायबिलिटीज भी तो चिपका रहे हो। नहीं ये बात ये समझ, भाई जो मैं कंपनी ये खरीद रहा हूँ आपसे, तो आपकी कंपनी के सिर्फ एसेट्स तो नहीं आ रहे मेरे पास, आपकी कंपनी की लायबिलिटीज भी तो आ रही है। तो फिर मुझे कह रहा है अच्छा यानी आपको पता है। मैंने कहा सही है भाई, बिल्कुल पता है। मैंने बोला भाई आप एक काम ये करें, आप पहले किसी से पूछें कि किसी भी कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं होती, नेट एसेट्स होती है। किसी भी कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं। वेरी गुड यार। तो वो कह रहा है मैं लायबिलिटीज माइनस करूं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा माइनस करो उसमें से। उसने कहा भाई लायबिलिटीज कितने की हैं? 6,000 रुपए की। चले सर, मैंने कहा मेक सेंस। हमने कहा 6,000। अब सोचो खुद यार, किसी भी कंपनी की वैल्यू देखना चाहते हो तो उस कंपनी के एसेट देखोगे या नेट एसेट्स? खुद भी सोचो, खुद भी सोचो। अगर एक बंदे की भी वर्थ देखनी होती है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब ये हम तो देखते हैं ना स्नैपचैट पे आओ तो नेट वर्थ ऑफ ऋतिक रोशन ये वो कैसे आ रही होती है, उसके सारे एसेट्स माइनस उसकी सारी ऑब्लिगेशंस।
तभी तो एक बंदे की वैल्यू आती है कि भाई उसके एसेट्स में से सारी उसकी बल्लियां निकालो, तब उसकी नेट वर्थ बचती है। तो इस कंपनी की वर्थ कितनी है मैं तुमसे पूछूं, 8,000 या 2,000? क्यों 2,000? 8,000 नहीं है? लाइबिलिटीज को कटाने के जो बची कुची वैल्यू है वही वैल्यू है कंपनी की। पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर हो? चलें आगे। मैंने बोला दादा अब तुमने काम किया ना, ये लो 2,000 रुपये कट लो। उसने बोला बेटा 1 मिनट रुक, ये जो तूने 8,000 पिक किया है ना, ये बुक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। मैंने कहा अब मैं नन्ना बन गया, मैंने कहा ये क्या बुक वैल्यू? बोला बेटा ये आपने जो ये पीपी की वैल्यू उठाई है ना, ये मेरी कैरिंग अमाउंट है, ये ऐसे डब्ल्यूडीवी पे आफ्टर डेप्रिसिएशन है। तो मैंने कहा तो इतने का ही होगा। बोला बेटा मार्केट में चक्कर लगा, ये एसेट की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। तो मैंने कहा अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं इस एसेट को पहले किस पे लेके जाऊं? मार्केट वैल्यू पे। मैंने कहा तो तुम रीवैल्यू करके रखते ना। वो बोल रहा चौसी मेरी पॉलिसी कॉस्ट मॉडल है, मैं तेरे लिए, तुझे मुझे खरीदना है, मैं तेरे लिए मॉडल चेंज कर दूं। तो फिर मुझे एक बात समझ आई, किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले, साथ साथ ये बहुत अहम बात बोलने जा रहा हूँ, किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले क्या ऐसी खरीदोगे उसकी वैल्यूएशन होगी? एसेट की, नेट एसेट्स की? अच्छा नेट एसेट्स कितने के हैं? पर ये बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू है? तो दूसरा स्टेप, आप किसी भी कंपनी के नेट एसेट्स को पहले किस पे लेके जाओगे? तो क्या उस कंपनी की मालियत पता लगेगी? यस और नो? यस सर। मैंने कहा चलो भाई गुस्सा नहीं करो, तुम कॉस्ट मॉडल पे हो, देखो मैंने तभी तो सिखाया, वो अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से करता है, हम अपनी अकाउंटिंग, क्योंकि दोनों एंटिटीज क्या है, अलग अलग है। अभी देखो मैं फिर अकाउंटिंग नहीं सिखाई, मैं तो वो पहले दिन की कहानी बता रहा हूँ जो हुई होगी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं जी। बुक वैल्यू तो होता है, अम्मी की कसम, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना? और फिर वो नोट से उठ के बैलेंस शीट पर होता है, ये वो है, सही है 7,000। आगे, अच्छा भाई मैं गया मार्केट में, अच्छा फिर मैंने क्या कहा सुनो, मैंने सब्सिट्यूट को कहा यार जानी रीवैल्यू करो, क्या वो रीवैल्यू करेगी? हाँ या नहीं? क्यों नहीं करेगी? उसकी जिम्मेदारी, वो बोलेगा भाई तुझे खरीदना है, मार्केट में जा, वैल्यू करा, पैसे दे और निकल। बात समझ आई? उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो सर आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब भी कंसोलिडेशन का सवाल आएगा हमारी पहली ऑब्लिगेशन ये है कि हम उस कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, एसेट की या नेट एसेट्स की? नेट एसेट्स की। तो मैं बुक वैल्यू मिल जाएगी उसकी बुक्स में से, उसको किस पे लेके जाओगे? क्योंकि पैसे जो दोगे वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से दोगे, क्योंकि वो उससे कम पे बेचने पे राजी नहीं होगा। पहले बताओ यहां तक कोई मसला है? सही है जी। चलें जी, ये स्टेप्स को कंसोलिडेशन में लिखें, बाद में लिखना, पहले समझ तो लें। इधर आगे मैंने कहा चलो भाई मैं मार्केट में गया, मैंने बोला कि भाई इस एसिड की पीपी की वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए। इसने कितनी बताई है? 8,000 टोटल एसेट्स हैं, इसमें ये पीपी कितने का है? 7,000 रुपए का। सुकून से एक एक करके देखना ताकि कोई चीज मिस आउट नहीं हो। मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, ये पूरे एसेट्स हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। प्लीज सुनना, इन्वेंट्री की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता तो वो भी पार हो जाता। मैंने कहा इस कंपनी के तमाम एसेट्स की मैं वैल्यूएशन करने लगा, तो मैंने देखा इसकी एसेट्स के अंदर दो चंक्स हैं, एक पीपी है और एक इन्वेंट्री है। पीपी जाने कितने पे कैरी हो रहा है, और ये 1,000 पे। किसकी वैल्यूएशन में चेंज आया है? अच्छा तो वो 2,000 पे बेचने को राजी होगा या पहले बोलेगा इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाओ? अच्छा हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या सिर्फ हिसाब किताब कर रहे हैं? अकाउंटिंग नहीं कर रहे अभी, हम सिर्फ हिसाब किताब कर रहे हैं कि पैसे डे 1 पे कितने देने हैं। पहले बताओ बात क्लियर है? आगे मैंने कहा चलें भाई आपकी खुशी में हमने इसमें प्लस कर दिए कितने, 3। क्यों? पक्का? अच्छा यानी आप ये मानते हैं कि भाई हमने इसमें 3 इसलिए प्लस किए क्योंकि ये 7 पे कैरी हो रहा है, हम इसको बोल रहे हैं भाई मार्केट में तुम्हारी इस एसेट की वैल्यू चल रही है कितनी, तो आप सर 10 से क्यों नहीं रीवैल्यू कर रहे? सर वो 17 हो जाएगा। वेरी गुड, डांट रही है सर, 17 हो जाएगा क्योंकि 7 पे तो ऑलरेडी है, हमको कितने पे लेके जाना है, कितने से रीवैल्यू करूं? 3 से। तो हमने कहा कि सर वेरी गुड जी, पर यही याद रखना डिफरेंशियल जाएगा। चले जी, मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या मैंने अकाउंटिंग करी है सिर्फ हिसाब किताब चल रहा है? जस्ट टू कैलकुलेट कंसिडरेशन। क्लियर है? आगे मैंने कहा कि भाई चलें जी, अब इसके कुल मिला के एसेट्स हो गए 11,000 के। देख लो अगर इसमें कोई मसला है तो हाथ के हाथ पूछो। जानी क्लियर है सबको? ओके जी।
अभी कर रहे हैं ना, अभी तो हमने एसेट को देखा है ना सिर्फ। अच्छा भाई, फिर मुझे सामने वाला फैल गया, फिर फैल गया, सुना मेरे बात भाई, सामने वाला फिर फैल गया, बोल रहा 11,000 दे दो। मैंने कहा वाह भाई वाह, अभी तेरे एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके गया हूं तो तू 11,000 मांग रहा है। मैंने बोला फिर अपनी लायबिलिटीज माइनस करो। उसने कहा चलो भाई सही है, मेक सेंस। मैंने लायबिलिटीज को माइनस किया, वो कितनी है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई कंपनी की, 5,000। हाँ अभी वो सीखेंगे, वही तो सीखेंगे, पर अभी तो बेसिक बेसिक सबको साथ लेके चलना है ना। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ बच्चों, इधर 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 प्लीज फोकस के साथ इधर। अच्छा बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस कंपनी की नेट एसेट्स की वैल्यू 2,000 नहीं है बल्कि 5,000 है? किस वजह से? फेयर मार्केट वैल्यू की वजह से। लायबिलिटीज की या एसेट्स की? सारे एसेट्स की या पीपी? अच्छा, अब आज के बाद आपको एक बात पता लग गई कि किसी भी कंपनी को बच्चों जब एक्वायर करने लगोगे तो सबसे पहले क्या ऐसी ही मुंह उठा के पैसे दे देंगे या उसकी वैल्यूएशन होगी? फिर एक और जवाब दो, उसकी एसेट की वैल्यूएशन होगी या नेट एसेट्स की? अच्छा, जो उसके नेट एसेट्स आएंगे वो कौन सी वैल्यू होगी? बुक वैल्यू। उसको किस पे लेके जाओगे? फेयर वैल्यू पे। अब इसका एक शॉर्टकट बताने लगा हूं तो प्लीज सुनना, आज के बाद तुम्हें तमाम एग्जामिनेशन की सिचुएशन में या प्रैक्टिकल लाइफ में इसी को फॉलो करना है। इसका ऑल्टरनेटिव है जो अब आज के बाद करेंगे। ये नहीं समझ आया तो हाथ के हाथ पूछना, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, इधर देखना। क्या मैं कह सकता हूं नेट एसेट्स इक्वल टू इक्विटी होते हैं? सुकून से मुझे बताओ सोच के, क्या मैं बच्चों ये कह सकता हूं नेट एसेट्स इक्वल टू इक्विटी होते हैं? अच्छा, तो एसेट्स और लायबिलिटीज लिखने के बजाय क्या मैं शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग रख दूं तो बात एक ही है। अच्छा, तो सर इस वाले केस में आपका शेयर कैपिटल कितना है? 1,000 का। और रिटेन अर्निंग कितनी है? 1,000 की। प्लीज सुनना यार, प्लीज सुनना। नेट एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी आ गई? पहले भी कितनी थी? तो मैं फर्क कैसे, पहले आपने लंबी की थी, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस किया था आपने, आप डायरेक्टली क्या उठा लिए? इक्विटी। देखो ये बात याद रखना, एग्जाम में सिचुएशंस भी ऐसी आएंगी। आपको अगर इक्विटी चाहिए, प्लीज सुनना यार, तो दो तरीके हैं, या तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो या तो डायरेक्टली क्या उठा लो? इक्विटी। अच्छा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस होता तो वो भी आता? यस, तमाम इक्विटी की चीज आती। ओसीआई होता अलग से, वो आता। यस सर, वो सारी चीज आती। अच्छा, शेयर प्रीमियम होता, वो आता। तो सर मैं आपसे सिर्फ एक जवाब चाहता हूँ, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करा के लंबी क्वारी करूं या सिंपल सिंपल इक्विटी उठा लूं? बात एक ही है। अच्छा भाई, अब आज के बाद एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता होगा ये नेट एसेट्स की कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा बिल्कुल सुकून से और तामुल से। प्लीज इधर आप बताएंगे, आप मुझे ये बताएं, प्लीज सुनना सब। इस नेट एसेट्स के अंदर वो पीपी कितने का मौजूद है? इंपैक्ट कितने का है उसका? कितने का? नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं इस वाले 2,000 में पीपी का इंपैक्ट कितने का है? गलती बता दो। 1,000 का? इस वाले पीपी, इस वाली 2,000 में पीपी का इंपैक्ट कितने का है? कितने लोग कह रहे हैं 3,000? कितने लोग कह रहे हैं 7,000? वेरी गुड। एसेट्स में से जब लायबिलिटीज माइनस हुए थे तो तभी तो ये इक्विटी बनी थी। क्या मैं कह सकता हूं इस बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में इक्विटी में उसका इंपैक्ट 7,000 का है? कैसे? ये देखो, 8,000 में से 6,000 माइनस किए तो 2 आए थे। इस 8,000 में पीपी कितने का है? तो इसमें भी तो 7,000 का इंपैक्ट होगा ना। बात क्लियर है? आगे आज के बाद फिर एक और चीज करना, आपको पता है कि जब इस नेट एसेट्स के अंदर वो पीपी 7,000 का है, होना कितने पे चाहिए? 10,000 पे। तो मैं यहां पे एक हेडिंग डाल दूंगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ 10,000 से डालूं? 3 क्यों? क्योंकि आप खुद ने कहा सर 7,000 तो ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, हमने ये 3,000 पे डाल दिए। मेरे नेट एसेट्स कितने पे आ गए? इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। पहले बताओ ये कहानी समझ आई?
देखो लॉजिकल सी बात है, देखो दो तरीके हैं, या तो गधा मजदूरी करो। गधा मजदूरी में क्या है, सबसे पहले आपने बच्चों किया ये कि नेट एसेट उठाए। नेट एसेट निकालने के कितने तरीके हैं, दो, या तो एसेट्स में से, या तो डायरेक्टली इक्विटी पिक करो। आसान क्या है इक्विटी, आपने इक्विटी पिक की, आपको पता है इक्विटी में तमाम इंपैक्ट बुक वैल्यू पे होंगे, क्योंकि तुमने वो वैल्यूज कहां से उठाई है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज होती है, बुक वैल्यू। आपने कहा ये जो 2000 आपने उठाया, दिस रिप्रेजेंट्स बुक वैल्यू, क्या वो इस पे बेचने पे राजी होगा, इसको किस पे लेके जाए, आपको सवाल में लिख के देगा कि ऊपर जो पीपी है वो 7000 पे है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, तो मैं कितने से बढ़ाऊं, तो कितने पे आ गया। पहले बताओ यहाँ तक कोई सवाल क्लियर है। अच्छा जी, कश्यप कह रही है सर गधा मजदूरी में ज्यादा मजा आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, अच्छा देखो एग्जाम में एक बात याद रखना, एग्जाम में तुम्हें वो कभी भी डे वन की बैलेंस शीट नहीं देगा, वो सीधी इक्विटी देगा। तो हमें इन एनी केस कौन से मेथड पे जाना है, बाज औकात वो एसेट लायबिलिटीज में भी घुमाएगा, तो मैंने उससे दोनों तरीके बताए। सही है, आगे सुनिएगा प्लीज बहुत फोकस के साथ, इसके आगे की कहानी। आइडियली उस बंदे ने मुझे ये कंपनी कितने में दे देनी चाहिए, 5000 में, ऐसा ही है। आगे सुनो, मैंने उसको 5000 निकाल के देने लगा था, प्लीज सुनना, बहुत अहम बात है ये। उसने मुझे कहा बेटा 5000 में नहीं बेचूंगा मैं। मैंने कहा यार तू तो फैलता ही जा रहा है, पहले तूने बोला एसेट के पैसे थे, फिर तूने लाइबिलिटीज माइनस कराई, फिर तूने बोला फेयर वैल्यूएशन करा। मैंने कहा सब तो करा लिया, 5000 में दो कटो यहाँ से। उसने कहा मेरी जो कंपनी है मैं जमाने से चला रहा हूँ, मुझे मेरे गुडविल के पैसे चाहिए। किसके पैसे, गुडविल के पैसे। अब सुनना, मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरी बैलेंस शीट में जाता हूँ, अच्छा ये बहुत अहम बात है यार, देखो तुम मिस आउट नहीं करना प्लीज। मैं तुम्हारी बैलेंस शीट में जाता हूँ, तुम्हारी बैलेंस शीट में मुझे गुडविल दिखती नहीं है। उसने मुझे बोला बेटा दिखेगी भी नहीं, क्योंकि सुनना, जो मैंने फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ये कंपनी बनाई थी, आज उस कंपनी की वैल्यू 5000 है। कैसे पता, अभी निकाली। वो क्या बोल रहा है कि जो मैंने कंपनी बनाई है उसकी आज वैल्यू कितनी है, 5000। सुनना, आज वैल्यू 5000 है। तो मैंने कहा 5000 लोग, तुम खुद तो कह रहे हो। बोल रहे बेटा जब मैं मार्केट में बेचने जाता हूँ ना, तो लोग मुझे मेरे नाम के ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लोग मुझे मेरे नाम के पैसे ज्यादा दे रहे हैं। तो मैंने कहा वो किस नाम के, बोल रहा भाई गुडविल के हैं। तो मैंने कहा गुडविल तुम्हारी बुक्स में दिखती तो नहीं है। तो उसने मुझे कॉन्सेप्ट दिया है, सुनना, उसने मुझे बोला बेटा गुडविल जो मैंने अपनी बनाई है ना, मुझे पता ही नहीं है कितने में बनी, वो तो अल्लाह ने बना दी। एग्जाम्पल लो, अगर आज प्लीज सुनना, जैसे ईवाई ईवाई अपनी पूरी फर्म की वैल्यूएशन करवाए, उसके एसेट्स लायबिलिटी सबको फेयर वैल्यू पे ले जाए, तो क्या ईवाई को उतने पैसे मिलेंगे या उससे ज्यादा। अच्छा आप सुनना, उसके ब्रांड के पैसे मिलेंगे, उसकी गुडविल के पैसे मिलेंगे, ऐसा है। आगे सुनो, तो मैंने कहा भाई तेरी गुडविल बुक्स में क्यों नहीं आ रही है, भाई ईवाई को कौन सा लोग, क्या ईवाई को ये पता है कि वो गुडविल कितनी कॉस्ट में बनी। एसेट को रिकॉर्ड करने का कंडीशन क्या है, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। साथ साथ बोलोगे एसेट को रिकॉर्ड करने की कंडीशन क्या है, कॉस्ट कैन बी रिलायबली। तो ये सब्सिडी वाला बंदा यही कह रहा है कि जो गुडविल मेरी बनी है वो मुझे नहीं पता कितने में बनी है, बट हाँ मुझे मार्केट से जो भी पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वो मेरी गुडविल के। तो मैंने कहा तू उसको रिकॉर्ड कर लेना। वो बोल रहा है भाई मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जेब से कुछ लगा ही नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है, उसकी जेब से कुछ लगा नहीं है। तो सर पहला कॉन्सेप्ट हमने आज सीखा है एडिशनली इसके साथ कि सब्सिडी की गुडविल, अपनी गुडविल कभी भी अपनी बुक्स में नहीं आती। रीजन, कॉस्ट कैन नॉट बी। अब मुझे एक बात बताओ, तो क्या ये बंदा सही कर रहा है कि इसकी बुक्स में इसकी गुडविल नहीं है, क्यों। तो फिर इसको जो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं सर, आप वो कहेंगे वो फेयर वैल्यू है, वो इसके बिजनेस की क्या है, फेयर वैल्यू है। अच्छा मैं तुम्हें ना एक दिमाग खोल रहा हूँ, सुनना इधर, मैं 5000 दे रहा हूँ, वो मानने को तैयार है, वो इससे मांग रहा है, किसके पैसे मांग रहा है, गुडविल के। प्लीज सुनना, अच्छा फिर मैंने बोला भाई मैंने जब तुम्हारे सारे एसेट्स की वैल्यूएशन की, उसमें गुडविल थी नहीं, तो वो क्या जवाब दे रहा है, गुडविल मेरी बुक्स में हो ही नहीं सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैंने कितने में बनाई, वो तो मुझे जितने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बस वो मेरी इनकम है। सही, आप पैसे दें और निकले यहाँ से। तो मैंने बोला भाई तुम्हारी बुक्स में गुडविल क्यों नहीं आ रही है, वो बोल रहा है भाई एसेट का क्राइटेरिया है कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, तो ही होगा अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या वो बिल्कुल सही कह रहा है कि उसने अपनी गुडविल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड,
कॉस्ट कैन नॉट बी। पर मैं तुमसे पूछता हूँ, बीइंग अ पेरेंट एंटिटी, अगर मैं उसको पैसे ज्यादा दूंगा तो क्या मैं कॉस्ट मेजर कर सकता हूँ? हाँ या नहीं? तो क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा? पक्का? तो उसने क्यों नहीं की? हम करेंगे क्योंकि हमें कॉस्ट, क्योंकि देखो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि उसके एसेट्स वगैरह के लिए मैं 5,000 दे रहा हूँ, उसके ऊपर जितने भी दे रहा हूँ किसके हैं, मैं कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकता हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा, पिक कर जाएगी। अकाउंटिंग नहीं सीखे तो खाली बातें चल रही हैं, सुनो। ये तो पूरा डायनामिक्स है ना, जिसकी वजह से तुम्हें कंसोलिडेशन सीखने को मिलेगी। सुनो, अच्छा कोई बंदा मुझे आके खरीदे तो क्या मेरी गुडविल मेरी बुक्स में होगी? क्यों? कॉस्ट कैन नॉट बी, मैं भी अपनी गुडविल नहीं मेजर कर सकता। अच्छा, पर जो बंदा मुझे मेरे पैसे ज्यादा देगा वो गुडविल रिकॉर्ड करेगा। क्यों? कॉस्ट कैन बी। अच्छा, यानी ये बंदा जो है एबीसी कंपनी वाला, वो यही कह रहा है कि भाई आप जो मुझे पैसे ज्यादा दे रहे हैं वो मेरी गुडविल की फेयर वैल्यू है, मेरी जेब से कुछ लगा नहीं है। आप जो भी मुझे पैसे देंगे वो मेरी इनकम होगी, कंपनी आपके नाम पे हो जाएगी। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चले जी आगे। मैंने ये कहा सही है भाई, बता दो कितने की कंपनी दे रहे हो? उसने बोला भाई मैं 70 रुपए पर शेयर चार्ज करूंगा। कितने चार्ज करूंगा? प्लीज फोकस होकर सुनना यार, बहुत अहम बात बता रहा हूं, सुनना। 70 रुपए पर शेयर चार्ज करूंगा। मैंने कहा कि भाई आप अपने शेयर्स तो बताएं कितने हैं। उसने कहा 1000 का कैपिटल है, 10 से डिवाइड करो तो मेरी कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। एक शेयर कितने का दे रहा है वो? अच्छा आप सुनना, चीज कितने की है? मैं कितने दे रहा हूँ? ज्यादा क्यों दे रहा हूँ? गुडविल के पैसे ज्यादा, पक्की बात है। अच्छा अब मैं एक चीज बताने लगा हूं। पेरेंट एंटिटी पहले तो अपनी सेपरेट बुक्स में एक एंट्री बनाएगा। क्या एंट्री बनाएगा सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। आप अपनी बुक्स में जाके देखें तो पेरेंट एंटिटी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है कितने की? 7,000 रुपए की। तो सही आपने मिलाया क्यों नहीं? ओ भाई अभी तक ये कौन सी एंटिटीज हैं? अलग अलग है। कंसोलिडेशन कौन करेगा? क्या अभी सीखी? सर अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि सेपरेट बुक्स में पेरेंट एंटिटी करेगा क्या। अच्छा क्या इसने ये 7,000 ऐसे ही रिकॉर्ड किया या पूरा हिसाब किताब करने के बाद? अच्छा अब आगे सुनो, ये 7,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है? हाँ जी, एबीसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। कितने परसेंट? अब एक बात का जवाब दे दो, क्या ये कंपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस और नो? क्या वो कंपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस सर। अच्छा अब इसके बाद ऑनवर्ड्स जब इन दोनों के फाइनेंशियल रेडी होंगे, इनको कंसोलिडेट कौन करेगा? अच्छा तो आप मुझे एक बात बताएं सर, उसकी बुक्स में पीपी तो अभी भी 7,000 पे आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10,000। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ वो चेंज क्यों नहीं हुआ? वो कॉस्ट मॉडल पे तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये जो हरकत की थी वो किसके लिए की थी? वैल्यूएशन के लिए। उसकी उसकी बुक का कोई ताल्लुक नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ आई? यानी देखो अब मुझे ये पता लग रहा है कि मेरी सेपरेट बुक्स में जो 7,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर मैंने 5,000 उस कंपनी की वैल्यू के दिए और 2,000 किसके दिए हैं? गुडविल के। पर क्या गुडविल की वैल्यूज इन्वेस्टमेंट की अमाउंट के अंदर शामिल है? ऐसा है? अब तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से उसको लिंक करो। क्या मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि कभी भी तुम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदो तो तुम जब शेयर्स खरीदोगे तो तुम्हारे लिए वो क्या इन्वेस्टमेंट है? तुम एंट्री क्या बनाओगे? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश ने यही बनाई है? क्या यही बनाई है? ये कौन सी बुक्स में बनाई है? अपनी बुक्स में। ये किसकी बुक्स में बनी हुई है? सेपरेट बुक्स में। अच्छा जी अब आगे सुनिएगा। अब ये टेक्निकली एबीसी कंपनी 100% किसकी हो चुकी है? XYZ कंपनी की पेरेंट एंटिटी की। ऐसा ही है? अच्छा जी, यानी सर अब होल्ड टुगेदर एक रिवीजन। मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं किसी कंपनी को खरीदूंगा सबसे पहले जिस दिन मैं उसको खरीद रहा हूँ उस दिन के मुझे क्या चाहिए? नेट एसेट्स। क्या चाहिए? अच्छा नेट एसेट्स दो तरीके निकालने के, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करो या डायरेक्टली, हम हमेशा डायरेक्टली इक्विटी उठाएंगे। इक्विटी में एसेट्स का इम्पैक्ट कौन सी वैल्यू पे होगा?
बुक वैल्यू पे होगा। किस पे होगा? अच्छा, तुम उसको किस पे लेके जाओगे? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, यहाँ पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की थी? 3000 की। आपके एसेट्स कितने पे आ गए? 5000 पे। मैंने फिर आपसे ये पूछा ये सारी चीजें आपने इसलिए की ताकि आप ये देख पाए कि आपने गुडविल के कितने पैसे दिए हैं? 2000 पे। तो मैं तुमसे आखिरी बात पूछता हूँ, सब्सिडी की गुडविल उसकी बुक्स में मौजूद थी या नहीं थी? क्यों? कॉस्ट कैन नॉट बी। अच्छा, हम कॉस्ट मेजर कर सकते हैं? यस सर। तो ये 7000 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 5000 उस कंपनी की वैल्यू के और 2000 उसकी गुडविल के हैं। पर मैं ऑल टुगेदर तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या मैंने कंसोलिडेशन सिखाई? अभी हमने सिर्फ ये सीखा है कि किसी कंपनी का कंट्रोल हासिल करना चाहते हो तो उसको पैसे देने से पहले वैल्यूएशन कैसे होगी। क्या वैल्यूएशन का तरीका समझ आ गया? क्लियर है? पक्की बात है। चलिए जी, अब एक एक करके। हमारी क्लास कितने बजे तक थी? 3:30 ना। वेरी गुड यार, आ जाओ। बहुत नहीं, अभी कॉपी तो करेंगे, खाली एक बिल्कुल सुकून से कॉपी कराऊंगा साथ साथ। इधर सुने। अब हम करते हैं कंसोलिडेशन। प्लीज सुनना यार, बहुत फोकस के साथ प्लीज इधर। अच्छा भाई, आपने ये सीखा है मेरे साथ कि सर आपने कंसोलिडेशन का मतलब ये है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ। यार प्लीज इधर फोकस करना मेरी बात पे। इधर आप ये कह रहे हैं आप इसके एसेट्स को और इसके एसेट को मिला दें, ऐसा ही है? 5000 7000 का सम कितना है? 12000। प्लीज सुनिएगा, ये बहुत प्लीज सुनना ये बिल्कुल फोकस के साथ भाई। 12000 का ये आ गया, सही है? नहीं, एक मुझे पता है रिफ्रेशर वालों को चुभ रही होगी बात, मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ इनको समझाने के लिए, तुम भी समझ लेना एक और बात। इधर मुझे एक बात बताओ, ऊपर डेफिनेशन कहती है यू नीड टू प्रेजेंट पेरेंट एंड सब्सिडियरी एज अ सिंगल एंटिटी। क्या मैंने यही किया? क्या मैंने यही किया? नहीं किया? यही किया। अच्छा जी, आगे मैंने कहा कि सर आप इन्वेस्टमेंट भी लिख दें समझने के लिए। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट कितने की? अच्छा, क्या ये 7000 तुमने ऐसे ही उठा के दे दी थी या प्रॉपर वैल्यूएशन के बाद? प्रॉपर वैल्यूएशन के बाद। वेरी गुड यार। इधर प्लीज सुनना। अच्छा, उबैद कह रहे हैं सर 3000 ऐड करेंगे। उबैद मुझे पता है, देखो सारे बच्चे कह रहे हैं सर 10000 थे। एक मिनट रुको। मुझे पता है सब बच्चे ये कह रहे हैं सर वैल्यूएशन। उसमें कह रहा हूँ हल्का सा रुक जाओ, एक चीज समझा दूंगा। मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं सबको अभी बता रहा हूँ। एक चीज समझानी है इसलिए वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ। प्लीज इधर फोकस करना बहुत सुकून से। इधर मैंने कहा कि सर मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री भी लिख दी। प्लीज देख के बताएं इन्वेंट्री कितनी है? 1000 की। बच्चों इन सबका सम कितना आ गया? 20000। अच्छा, क्या मैंने बच्चों खाली ये बता दो, प्लीज सुनना, क्या मैंने मुझे बच्चों ये बता दो सिर्फ डेफिनेशन को कंप्लाई किया? डेफिनेशन क्या कहती है? आपको पेरेंट और सब्सिडियरी को प्रेजेंट करना है एज अ। एक वजह से मैं ये कर रहा हूं, अभी क्लियर करता हूं, एक 2 मिनट की बात है, सुनो। फिर मैंने कहा जो सामने वाली कंपनी है और मेरा कैपिटल मिला दो कितना बन जाता है? 3000। दोनों की रिटेन अर्निंग को मिला दो तो कितना बन जाता है? 3000। दोनों कंपनीज की बच्चों लायबिलिटी को मिला दो 14000। अच्छा, प्लीज बच्चों खाली ये देख लो इधर, क्या मेरी बैलेंस शीट मैच है? ऐसा ही है? आप कह रहे हैं सर ये आपने बना दिए हैं कंसोलिडेटेड एफएस, जो कि गलत है। इसमें क्या गलत है? सही है, ये तो सीखना है। सुनो मेरी बात आगे। अब आपको पहला स्टेप सिखाने लगा हूं कंसोलिडेशन का, जो आज के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं कौन से दिन की अकाउंटिंग सिखा रहा हूं? डे 1 की। अच्छा, आप प्लीज सुनिएगा इधर, प्लीज सुनना। क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों एफएस उस दिन के हैं जिस दिन मैंने इस कंपनी का मालिक बनाऊं? क्या बच्चों ये दोनों एफएस उसी दिन के हैं जिस दिन मैं इस कंपनी का मालिक बनाऊं? डेफिनेटली यस। अब आगे सुनो एक एक करके। देखो, जब तुम कह रहे हो कि तुम इन दोनों एंटिटीज को एज अ सिंगल एंटिटी प्रेजेंट करोगे, एज अ सिंगल एंटिटी, तो मुझे एक बात बताओ कि ये 7000 इस कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किए हैं? पहले अलग अलग देखो और देखो, 100% अटेंशन चाहिए मुझे, तो ऑनलाइन तो तुम्हारी भी।
जब ये दोनों अलग अलग एंटिटी है तो इट मेक सेंस कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, सही है। पर जब तुमने इस दोनों कंपनीज को एक बना दिया, तुम खुद सोचो कोई कंपनी अपने खुद के शेयर खरीद सकती है? तो एक बात, तुमने ये तो सुना होगा जिंदगी में कि ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर खरीदे हुए, ये तो समझ आ रहा है। एक्स वाई जी ने इसके खरीदे हुए, ये कौन से फाइनेंशियल्स है? ये कौन से फाइनेंशियल्स है? अभी इसी कॉन्सेप्ट को पिक करना। सुनो, मैं अब तुम्हें एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। भाई तुमने ये जो हरकत की है यहाँ पे, इसमें तुमने कहा है कि ये दोनों एक ही कंपनी है, तो तुम मुझे बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कि अपने आप में इन्वेस्टमेंट की हुई है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही है? तो तुम तो ये बता रहे हो कि ये दोनों एंटिटीज हैं और मैंने अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या दिस इज पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम कभी भी इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में नहीं करते हो, किसी और की। अपनी कंपनी में तो तुम कैपिटल लेके आते हो, अपनी कंपनी में तो तुम, तो क्या अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी और कंपनी में? अच्छा तो सर अब पहले एक बात पे एग्री हो जाते हैं, फिर आगे चलूंगा लेके। मुझे बताओ, जब ये अलग अलग था तब तो सही है कि लग रहा है कि XYZ ने ABC में इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पे क्लियर हो? जब मैंने इनको मिला दिया तो क्या फर्क आ गया? अब देखो इसको और भी अच्छे से बताऊं, ये देखो, क्या ये कह सकता हूं मैंने 7,000, प्लीज सुनिएगा, जो मैंने 7,000 की पैसे दिए मैं ABC कंपनी को, तो ABC कंपनी ने मुझे अपने शेयर्स दिए हैं। नहीं ये बात समझ? देखो ABC कंपनी ने, XYZ कंपनी ने 7,000 दिए हुए किसको? ABC कंपनी को। और उसने क्या फ्री में लिए, शेयर्स दिए? कितने %? तो ये अलग अलग है तो मेक सेंस। पर जब तुमने एक ही साथ मिला दिया तो देखो ऐसा नहीं लग रहा, सुनना, कि ये 7,000 मैंने अपने आप में इन्वेस्ट किया है? लग रहा नहीं लग रहा? इसीलिए आपको IFRS 3 यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन ये कहता है, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, आपको IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आप सबसे पहले डे 1 पे अपनी इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर देना। अपनी इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर देना। क्यों एलिमिनेट कर देना? क्योंकि उसी के अगेंस्ट में तुम्हें एसेट्स मिल रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में तुम्हें क्या मिल रहा है? एसेट्स मिल रहे हैं। एक बार वापस से बताता हूं क्योंकि नए बच्चों को भी पिक करना। सुनो, मैंने कहा कि भाई दो अलग अलग कंपनीज को समझो। मैंने कहा ये ABC का XYZ कंपनी है, वो ABC कंपनी है। मैंने कहा XYZ कंपनी, अपना प्लीज सुनिएगा फोकस है तुम सब भी, XYZ कंपनी अगर ABC कंपनी के शेयर्स खरीद रही है तो मैंने क्या एंट्री बनाई थी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। कौन सी बुक्स में? अच्छा अब ऐसा लग रहा है कि इसने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उसने इसको शेयर इशू किए हैं, साथ साथ उसने खरीदे हुए, इसने अलग अलग है तो मेक सेंस, अलग अलग है तो मेक सेंस। मैंने बताओ मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब देखो तुम अगर इसको पिक्चराइज करो अपने दिमाग में, ऐसा नहीं लगता कि उसके एसेट्स प्लस हो गए और उसकी इक्विटी भी प्लस हो गई? दोनों क्या बन गए? एक ही इदारा बन गए। क्या बन गए? एक ही इदारा। पर अगर मैं इसको सोचने का एक और तरीका बताऊं बच्चों को, मैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है मैंने अपने आप में की हुई है? पहले सही था जब ये क्या थे, अब सही है या नहीं है? क्यों अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप? तो वो बोलता है भाई डे 1 पे आप पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर देना। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट को आप कर दें 7,000 से क्रेडिट, पहला लॉजिक बताया। सुनो, फिर मैंने कहा सर और भी बताएं भाई, इधर आ जाएं। अब हम इसके बाद बनाएंगे सही वाले एफएस जो कंसोलिडेटेड बनते हैं। देखो अगर मैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग डेट की अकाउंटिंग जाता तो ये चीजें कभी नहीं समझ आनी थी। सुनो, मैंने कहा पीपी, सुनना एक बात, पीपी इसकी बुक्स में भी कितने पे आ रहा है बच्चों? अच्छा ये 12,000, प्लीज सुनना बहुत फोकस से, ये जो 12,000 है ये सिर्फ पेरेंट का या सब्सिडी का भी है इसमें? अच्छा देख लेते हैं जाके। 5,000 मेरा अपना है, 7,000 सब्सिडी का है। उसने उसको रीवैल्यू नहीं किया था, हमने किया था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक चीज, तुम शेयर होल्डर्स को यानी SECP को या टैक्स वालों को बता रहे हो कि एक चीज मैं लेके आया हूँ, तुम्हें ये चीज बीइंग अ पेरेंट एंटिटी 7,000 की पड़ी है 10,000 की? पक्की बात है? 7 की 10 की? वेरी गुड। तो अभी 7 और 5 प्लस होके कितने बने हुए हैं? 12। इसको कितने से बढ़ा दो? 3 से। तो ये कितने पे आ जाएगा? 15,000 रुपए। तो सर आप ये कह रहे हैं कि मैं एक एंट्री बनाऊंगा पीपी डेबिट कितने से? 3,000 रुपए से।
क्या ये एंट्री, अब मैं तुम्हें कनेक्ट कर रहा हूं उससे, क्या ये एंट्री सेपरेट बुक्स में बन रही है कंसोलिडेटेड में? मैं तुमसे एक जवाब चाहता हूं, मुझे बताओ कि ये सेपरेट बुक्स में सब्सिडी ने क्यों नहीं बनाई? उसका काम ही नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी, उसकी मैनेजमेंट अलग है, वो कॉस्ट मॉडल पे चल रही है। पर मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जब एक चीज बता रहे हो कि ये मेरी चीज है, ये मेरी मालियत है, तो ये चीज तो मैं 7,000 की पड़ी थी 10,000 की, कितने से ज्यादा? 3, तुमने ऐड कर दिया ना। अब तुम ये बता रहे हो कि इस पूरी मालियत में, प्लीज सुनना, इस पूरी मालियत में मेरे अपने एसेट्स कितने के हैं? कितने के हैं? 5 के हैं। सामने वाले के एसेट्स कितने के? 7 के, 10 के? तो इसकी एंट्री हम ही बनाएंगे ना। पहले बताओ ये दोनों चीजें समझ आई? पक्की बात है? चलें जी। पेरेंट या सब्सिडरी? देखो सुनो, एक सवाल आया, सुनेगा बच्चों, अगर सबसे पेरेंट एंटिटी अपने फेयर वैल्यू मॉडल पे होती तो उसके एसेट्स तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू मॉडल पे होते ना। हमें पंचायत पेरेंट की नहीं है, हमें सब्सिडरी की है। चलें ऑल टुगेदर एक रिवर्स में जाके वापस से आ गए। तो सुनो, मैंने कहा जब भी मैं किसी कंपनी को खरीदूंगा, ऐसी आंखें बंद करके या वैल्यूएशन होगी? वेरी गुड। मैंने वैल्यूएशन करनी है एसेट की, नेट एसेट्स की? अच्छा, नेट एसेट्स कौन सी वैल्यू पे होंगे? इसको किस पे लेके जाओगे? अच्छा, हमारे वाले केस में क्या डिफरेंस था? 3,000 का। किसका? पीपी का। मैंने कहा मेरी बुक वैल्यू के अंदर पीपी कितने पे मौजूद था? 7 पे। होना कितने पे चाहिए? 10 पे। मैंने कितने से बढ़ा दिए? 3 से। तो मेरे पास नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आ गई कितनी? 5,000। वेरी गुड। आगे सुनो, मैंने कहा मैंने उसको 5 दिए, 5 से ज्यादा क्यों? ये बात याद रखना, गुडविल के पैसे दिए। बात क्लियर है? चलें आगे। मैंने कहा 2,000 रुपए गुडविल के दिए। मैंने कहा सेपरेट बुक्स में बच्चों मैंने एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश। मैं तुमसे पूछता हूं, पेरेंट ने सेपरेट बुक्स में गलत एंट्री बनाई है? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कसम खुदा की, अगर मैं रिपोर्टिंग डेट पे ले जाता ये सारी बाउंसर जाती, पर मैं बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके बता रहा हूँ कि क्या एंट्रीज बननी चाहिए। सुनो, मैंने इन्वेस्टमेंट डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया। सुनो आगे, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये तो मेक सेंस। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या शो कर रही है कि मैंने सामने वाली कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे हैं जिसमें एसेट्स की वैल्यू 5,000 है, बाकी किसके हैं? गुडविल के। मैंने कहा आओ सर कंसोलिडेशन सीखते हैं। मैंने कहा कंसोलिडेशन का मतलब क्या बताया? प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, मैंने पहले बना दिया ना, ये मैच भी थे। मैंने कहा इसमें मसले हैं, इसमें मसले हैं तभी तो स्टैंडर्ड बना। मैंने कहा पहला मसला क्या है? इन्वेस्टमेंट का। क्या ऐसा लग रहा था आपने इन्वेस्टमेंट की भी है? अच्छा, तो जब अलग अलग थे तब लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसमें इन्वेस्टमेंट की है, उसने शेयर इशू किए, बट इसमें क्या लग रहा है अपने आप में इन्वेस्टमेंट की है। तो वो कहता ये है कि भाई यू नीड टू एलिमिनेट इन्वेस्टमेंट एट द वेरी फर्स्ट डे। हमने इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट किया। मेक सेंस? अच्छा, फिर वो क्या कहता है? सुनो, वो कहता ये कि जब तुम सब्सिडरी के एसेट्स को अपने पास लेके आ रहे हो तो फिर उतने पे लाओ जितने तुमने उसके लिए पे किए हैं। तुमने कितने पे किए हैं? 7,000 या 10,000? अच्छा, 10,000 के हिसाब से पे किए ना, तो तुम मुझे एक बात तो बताओ ना, सब्सिडी ने उसको रीवैल्यू किया, तुम करोगे? क्योंकि तुम्हारी जेब से उसके लिए जो पैसे गए हैं वो कितने गए? 10 गए। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों तुम सब बताओ, यहां तक क्लियर हो? पक्की बात है जानी? क्लियर है? ओके आगे। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने कहा कि सर हमने पेरेंट एंटिटी के एसेट देखिए 5,000, सब्सिडी के कितने हैं? 7,000 के। तो मैंने कहा कि जो तुमने उसके पैसे पे किए हैं 7 के हिसाब से किए, 10 के हिसाब से किए हैं? तो मैं कितने से बना दूं? 3 से। मैंने कहा सर देखिए ये मैंने एंट्री बना दी। मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या ये सेपरेट बुक्स में बन रही है कंसोलिडेटेड बुक्स में? कौन बना रहा है? इसको हम कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट्स की एंट्री। ये सिर्फ कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए होती है, इसका सेपरेट बुक्स पे कोई ताल्लुक नहीं होता। यहां तक कोई मसला है? चले जी आगे। पीपी हो गया। मैंने कहा सर आप सामने वाली कंपनी की इन्वेंट्री भी तो लेके आए, कितने की है? 1,000 रुपए की। इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आगे सुने, आगे सुनिएगा। मैंने ये कहा अब तुम एक बात सोचो, सामने वाली कंपनी तुम अपने पास लेके आए हो, उसके सारे एसेट्स लेके आए हो, पर क्या तुमने उसकी गुडविल के पैसे पे किए हैं? हाँ या नहीं? पे किए हैं भाई। ऑनलाइन वालों आप भी एक साथ मुत्तफिक हो जाओ तो मैं आगे जाऊंगा भाई। पैसे पे किए हैं? अच्छा, यानी अब आप कह रहे हैं कि सर कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। सर हमने तो ये काम ये किया, यहाँ पे देखा भाई गुडविल कितनी आ रही है, हमने कहा भाई हमने कंसिडरेशन कितनी दी है? हाँ, कंसिडरेशन कितनी दी है? हमें उसके अगेंस्ट में नेट एसेट्स कितने मिले? 5,000 के। गुडविल कितने की?
पर क्या आप मुझे यहाँ पे ये बता सकते हैं, ये नेट एसेट्स दो चीजों का नेट है, एक हमारे एसेट्स हैं और दूसरी लायबिलिटीज हैं। एसेट्स हैं 11,000 के, एसेट्स कितने के हैं 11,000 के, प्लीज सुनना। और लायबिलिटीज कितने की हैं, ये कितने आ गए 5,000। ऐसा ही है, ये इससे मैच कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बच्चों, प्लीज फोकस होके मुझे बताना, प्लीज फोकस होके। क्या मैं ये जो 11,000 है, मैं बिल्कुल अब तुम्हारा और लेवल पे आ रहा हूँ ताकि तुम इसको ग्रैब करो। पहले दिन की अकाउंटिंग है, क्योंकि इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता जब तक ये क्लिक नहीं होता। सुनो, क्या ये 11,000 वो एसेट्स हैं जो इसकी बुक्स में मौजूद हैं? बात फिर से सुनो, क्या बच्चों ये 11,000, इसको मैं और ब्रेक करके देता हूँ। पीपी इन्वेंट्री, इसमें पीपी 10 पे, इन्वेंट्री 1,000 पे। अब बोलो, यही है ना? देखो, पीपी 10 और ये, मैं तुमसे खाली ये पूछ रहा हूं, क्या पीपी 10,000 का इसके अंदर शामिल है? ये किसकी बुक्स का है? अब वो मेरा है। कौन सी बुक्स में? मैं तुमसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, खाली लॉजिक क्लियर करने के लिए। इसकी बुक्स में था कितने पे? 3 से तुमने रीवैल्यू किया तो अपने पास लिया है। सही है जी। मैंने कहा कि भाई सर मैं ले आया अपने पास, ये रहा 10, तो सर ये तो 15 आ रहा है, ये तो 10 आना चाहिए। 5 अपना भी है भाई, साथ साथ भाई 5 अपना भी है। उसका कितना है? अपना कितना है? कुल मिला के 15। तो सर ये तो उसका अभी तक 10 आया है, उसका 1,000 कहाँ गया? ये रहा इन्वेंट्री। क्या मैं कह सकता हूं मेरे बच्चों, प्लीज सुनना, कि मैं अब तक सब्सिडी के 11,000 के एसेट्स कंसोलिडेट कर चुका हूं। अब तक सब्सिडी के कितने एसेट्स कंसोलिडेट कर चुका हूं? 11,000 के। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आपने उस कंपनी के जो 11,000 के एसेट्स हैं, वो तो वो हैं जो उसकी बुक्स में शामिल हैं। आपने किसी एक एसेट, ऐसे एसेट के लिए पैसे दिए हैं जो उसकी बुक्स में शामिल, वो क्या था? गुडविल। पैसे गए जेब से? 7,000 में थे नहीं थे? अच्छा, तो क्या वो गुडविल को अब रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? तो उसने क्यों नहीं किया हुआ था? कॉस्ट लायबिलिटी मेजर मैं करूं? रीजन कॉस्ट कैन बी। सर आप ये सीधा सीधा कहना कि आप गुडविल भी रिकॉर्ड करेंगे, कितने की? 2,000 की। मुझे प्लीज बता दें कि इन टोटल एसेट्स का सम कितना आता है? 18,000। अब एक लॉजिकल बात बता रहा हूं, पिक करने की कोशिश करना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपने 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट गंवा के, प्लीज सुनना यार, बहुत अहम बात बता रहा हूं, मैं अपने 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट गंवा के उस कंपनी के 11,000 के एसेट्स प्लस गुडविल अपने पास लेके आया? ये बात वापस से रिपीट कर रहा हूं, फोकस करना। और मुझे, मैं पूछूंगा कभी आगे क्विज़ेस में भी ऐसे ही आएगा, सुनना। क्या मैं मोए वो सारे बच्चों की तुमसे पूछ सकता हूं, तुम्हें बता सकता हूं कि मैंने अपने 7,000 रुपए के पैसे गंवा के, जो कि इन्वेस्टमेंट को कटा दिया मैंने, सही है, इसके अगेंस्ट में मुझे मिला क्या है? उस कंपनी के एसेट्स। एसेट्स में कितनी चीजें हैं? 2, पीपी और एक और चीज है गुडविल। क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? तो आप खुद कह रहे हैं कि यू नीड टू प्रेजेंट अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। तो जो सामने वाली कंपनी है उसके तमाम एसेट्स पे हक किसका है? हमारा है। तो मुझे बताओ, क्या उसके पीपी पे मेरा राइट है? अच्छा, 7,000 के हिसाब से, 10 के हिसाब से? जी, मैंने पैसे कितने पे किए हैं? 10 के हिसाब से। मुझे एक और बात बताओ प्लीज फोकस के साथ। मैंने कहा कि जब मैं उसकी इन्वेंट्री लेके आया, वो भी तो मेरी है, ऐसा ही है। तो मैंने कहा तो ये तो 11,000 के एसेट्स हो गए, तो तुमने गुडविल के पैसे पे नहीं किए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों को, ये 7,000 रुपए दे के जो मैंने एलिमिनेट कर दी है, उसके अगेंस्ट में उसके एसेट्स ले आया हूँ। एसेट्स में आप बोलोगे अब कितनी चीजें हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। बात क्लियर है? देखो ये बात लॉजिकली समझ आ गई कि मैंने इन्वेस्टमेंट को क्यों कटाया। ऐसा लगेगा अपने आप पे इन्वेस्टमेंट हुई भी है, और ये कॉन्सेप्ट ही यही है कि इन्वेस्टमेंट को कटा के उसकी चीजें अपने पास ले आओ। बात क्लियर है? जानी पीछे? पक्का? ओके जी। भाई ऑनलाइन में लोग प्लीज कंफर्म कर दो तो मैं आगे जाऊं। भाई एक एक चीज क्लियर है ना यहाँ तक? पक्का? चलिए जी आगे। मुझे एक बात बताओ, अब गेम आ गई है दूसरी। अब हम आ गए इक्विटी। अच्छा एक चीज है, ये तो बताओ, तुम सब्सिडी के एसेट्स तो ले आए, लायबिलिटीज नहीं लाओगे? पक्का? चले जी, यानी ये बात तो ग्रिप में आ गई है कि लायबिलिटीज भी लेके आएंगे। अब सुनना बच्चों, ये जो शेयर कैपिटल है, ये कितनी कंपनीज का है? 2 कंपनीज का है। चलिए, वेरी गुड, मेक सेंस। पेरेंट, सब्सिडी देख लेते हैं भाई।
पेरेंट एंड सब्सिडरी। अब सुने, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। सुनो इधर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे तो बिल्कुल सही लग रहा है कि पेरेंट ने इन्वेस्ट किया ना, इसमें शेयर इशू किए हुए, जब ये एक हो गए तो ऐसा नहीं लग रहा अपने आप को शेयर इशू किए हुए? नहीं ये बात समझ भाई, ऐसा लग रहा है ना कि अपने आप को शेयर इशू किए हुए, तो अलग अलग थे तो सही था, एक हो गए तो मसला है पक्का, क्योंकि लोग हमेशा शेयर इशू करते हैं किसी और को। अभी क्या लग रहा है? तो भाई जो आपने इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट किए तो उसके रिलेटेड शेयर कैपिटल भी एलिमिनेट करो। किसका एलिमिनेट करो? अपना क्यों नहीं? वो तो हमारा ही है ना सर, हम तो उसको कटा रहे हैं। चलिए जी सर, आप ये कह रहे हैं कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे आप शेयर कैपिटल भी एलिमिनेट कर देंगे, कितने से? 1000 से। तो सर यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना आ गया? इस डेफिनेशन का मतलब समझो, प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी का मतलब है सिर्फ एक ही मालिक है, सिर्फ उसका कैपिटल आएगा। ये वही आ रहा है, ऐसा है या नहीं है? चलिए जी, पहले बताओ, इन्वेस्टमेंट का घटाना समझ आ गया, पीपी का वैल्यू करना समझ आ गया, गुडविल और ये आ गया, क्लियर है? अब आगे सुने, ये बहुत अहम बात है, ये पिक हो गया तो गेम खत्म। सुने, अभी भी कौन से दिन की अकाउंटिंग चल रही है? डे 1 की। आगे सुनो, आप सुनिएगा, ये तो गेम है। सुने, ये रिटेन अर्निंग कितनी कंपनीज की है? पेरेंट और सब्सिडरी। ये सुन लिया तो गेम ऑन है। सुनो आगे, क्या मैं बच्चों ये कह सकता हूं प्लीज फोकस के साथ, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है आज तक का कमाया हुआ पैसा। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? आज तक का कमाया हुआ पैसा। अब एक एक करके कासिम मैं आपका सवाल लेता हूं, प्लीज सुनिएगा। आज तक का कमाया हुआ पैसा, मैं आपसे एक एक करके चीज पूछता हूं। क्या आपको ये नहीं लगता कि मैंने सब्सिडरी के इस रिटेन अर्निंग के लिए पैसे पे किए हैं? इसकी इक्विटी में 1000, इसकी यूं पहले एग्जांपल देता हूं फिर ये समझाता हूं। सुनो, मैंने 20 रुपए का एक शेयर खरीदा, कितने का? उसकी वैल्यू हो गई 30 की, उसकी वैल्यू हो गई 30 की। मैंने कितने कमा लिए? 10। मैंने उठा के हमना को बेच दिया। मुझे एक बात बताओ, हमना ने जो मुझे 30 रुपए पे किए हैं, तो क्या हमना की 30 रुपए वो कॉस्ट है या इनकम है? इनकम कब होगी? जब ये शेयर इससे ऊपर जाएगा। अच्छा, मेरी कितनी इनकम है? 10 की। तो मैं तुमसे बच्चों ये पूछ रहा हूँ, वो जो 10 रुपए मेरा रिटेन अर्निंग था, वो इसके लिए क्या है? कॉस्ट है। अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, अभी तुम रिटेन अर्निंग में ये दिखा रहे हो कि मेरे अपने पेरेंट एंटिटी के 2000 कमाई है और वो सब्सिडरी की भी 1000 वाली कमाई है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सब्सिडरी की जो रिटेन अर्निंग तुम अपने पास लेके आए हो, क्या अभी वो तुम्हारी कमाई, तुम्हारे लिए कॉस्ट है? इनकम कब होगी? इसके बाद। इसलिए स्टैंडर्ड ये कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आप उसकी रिटेन अर्निंग को भी एलिमिनेट कर देना। रीजन बीइंग वो आपकी कमाई, कमाई कब होगी? तो भाई सर यहाँ पे सही तो है, बैलेंस शीट टैली तो थी 3000 रुपए की, क्या है फिर इसमें से क्या चीज हटा दूं? सब्सिडी, क्योंकि वो कमाई है या नहीं है? तो सब्सिडी ने कमाया तो था, हमारे लिए क्या है? तो सेपरेट बुक्स में गलत है, वहां सही है। व्हेन इट कम्स टू कंसोलिडेशन तो आपके लिए वो कमाई, कमाई होगी इसके बाद। तो हम कौन सी अकाउंटिंग से बाद वाली है, डे 1 वाली? सर ये तो बात मानते हो ना कि डे 1 पे हमारी कोई कमाई, कमाई कब होगी? जब 1 या 2 साल गुजर जाएंगे, क्लियर है? तो आप क्या कहते हैं सर, क्या मैं रिटेन अर्निंग को भी कटा दूं? कितने से? 1000 से। प्लीज सुनना फोकस के साथ। तो सर मैंने यहाँ पे रिटेन अर्निंग लगा दी कितनी? ये सिर्फ किसकी रिटेन अर्निंग आ रही है? अच्छा आप देखो, मजे की बात है, सुनो गेम है। मैंने क्या कहा, 7000 रुपए दिए, उसके एसेट्स लेके आया। एसेट में कितनी चीजें? पीपी, गुडविल। मैंने कहा उसका कैपिटल हटा दिया, उसकी रिटेन अर्निंग क्यों हटाई? कॉस्ट है। अच्छा क्या उस कंपनी की, अब सुनो मेरी बात, लॉजिकल सी बात है, अब सब्सिडी जो भी कमाएगी क्या वो रिटेन अर्निंग में जमा होता रहेगा? कब? आज से या इसके बाद से? इसके बाद से। तभी हमने हटा दिया। अभी कर रहे हैं ना, अभी वही तो कर रहे हैं। सुनो, अच्छा जी अब मुझे एक बात बता दो, लायबिलिटीज कितनी आ गई हमारी? 14000। सर ये देखो मैच है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, सामने प्लीज सुनिएगा, बहुत फोकस के साथ जानिए इधर। क्या मैं कह सकता हूं ये लायबिलिटी 8000 की 6000 की मिला के कितनी बन गई? 14000।
अच्छा अब मैं तुमसे दो बातें पूछ रहा हूँ, क्या तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट को फोरगो करके यानी 7,000 लगा के तुम सब्सिडी के एसेट्स लेके आए हो? कुल मिला के 11,000 के, कुल मिला के ओवर एंड अबव कितने पे किए? क्या वो तुमने रिकॉर्ड किए नहीं किए? अब तुम्हारे कंसोलिडेटेड एसेट्स ये बता रहे हैं कि मेरे अपने एसेट्स तो इसमें है ही हैं, साथ में सब्सिडी के भी हैं, उसके गुडविल के भी हैं, क्योंकि वो तुमने पे किए हैं। अच्छा फिर मेरे क्या एफएस ये बता रहे हैं कि इसमें सब्सिडी का शेयर कैपिटल नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में शेयर इशू किए हुए सब्सिडी का ये बता दो रिटेन अर्निंग क्यों नहीं लिया? हमारी कॉस्ट इनकम होगी इसके, जो कि हमने सीखा नहीं है। अच्छा क्या सब्सिडी की लायबिलिटीज लेके आए हो? ऐसा ही है। अच्छा क्या मैं अब ये कह सकता हूँ इधर अलग अलग करने के लिए, समझाने के लिए, इस 15,000 के अंदर 10,000 सब्सिडी का है, ये इन्वेंट्री से सब्सिडी की है, और ये गुडविल भी सब्सिडी की है। ऐसा ही है। इसमें लायबिलिटीज कितनी है सब्सिडी की? 6,000। बच्चों खाली मुझे एक बात बता दो, इन सबका सम कितना है? 13,000। 13,000 में तो 6 माइनस करो, 7,000। टेक्निकली टेक्निकली हाँ ये तो बोलो, सुनो, टेक्निकली तुमने पे कितने किए थे? ये तुम्हारी बैलेंस शीट में जो चीजें उठ के आई है ना, ये वही 7,000 है जो तुमने गवाए, और उसी की वैल्यू तुम अपने पास लेके आए हो। पहले बताओ ये बात क्लियर है? देखो मैंने यही तो तुम्हें पूरा खोल खाल के सामने रख दिया। मैंने कहा देखो तुमने किया क्या सिंपल इस पूरे गेम में, तुमने कहा 7,000 रुपए दे के, अच्छा वो इसको एंट्री की पड़ी है भाई, पहले एंट्री कंप्लीट कर ला जा। इधर इधर गुडविल क्या हो जाएगी? 2,000 से डेबिट। अब प्लीज एक फोकस करके बात बताओ, इन तीनों का सम कितना आ रहा है? तुम ये कह रहे हो 7,000 रुपए दे के तुमने इक्विटी कितने की ले ली? 5,000 की, बाकी ज्यादा किसके दिए हैं? गुडविल के। पहले जानी सिर्फ ये बताओ एक एक करके ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों हुई, ये समझ आया? मैं जिससे पूछूंगा बताएगा जानी तुम बताओगे इन्वेस्टमेंट क्यों क्रेडिट हुई? अच्छा पहले बताओ ये सही कह रहे हैं क्या? इससे लग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। वेरी गुड, आगे सुनो। मैंने पीपी को 3,000 से क्यों बढ़ाया? एक एक करके प्लीज सुनोगे जी। सब्सिडी क्या ये सही कह रहा है कि सब्सिडी के बुक्स में 7,000 पे आ रहा था, हमने उसके 3,000 ज्यादा पे किए थे, तो क्या वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा क्या मैं अपनी बुक्स में उसको उतने पे दिखाऊं जितनी सब्सिडी की बुक्स में आ रही है, जितने मैंने पे किए हैं? वेरी गुड, ये चलो ये मेक सेंस, ये समझ आ गया। मैंने कहा उस कंपनी के तुम एसेट्स ले आए और गुडविल भी ले आए, रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? क्यों? कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। तो क्या मैंने तुम्हें अभी ये प्रूफ किया कि उसकी कंपनी के जितने भी एसेट्स तुम अपने पास ले आए वो ले आए? उस कंपनी के एसेट्स कितने बनते? 13,000 के। तो फिर तुम्हें तो बहुत फायदा हो गया, तुमने तो 7,000 दिए। लायबिलिटीज भी लाए, लायबिलिटीज भी ऐड कर दी, तो कुल मिला के 7,000 आ गए। तो फिर इतने सारे एसेट्स क्यों आए? सब बाकी पेरेंट के भी है। अच्छा आखिरी बात, शेयर कैपिटल क्यों घटाया? ऐसा लगेगा कि अपने आप को इशू किए हुए रिटेन अर्निंग क्यों हटाई? इनकम कब होगी? इसके बाद से। तो सर अभी हम अगर यूं कहें कि कंसोलिडेशन शुरू करने से पहले आपने डे 1 पे किसी भी कंपनी के एसेट निकालने, नेट एसेट्स, उसको किस पे लेके जाना है? फेयर वैल्यू पे। फिर आपने करनी है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन करते हुए एक चीज का ख्याल रखना, उसके जितने भी एसेट्स लेके आओगे उसको किस पे लेके जाओगे? फेयर वैल्यू पे। गुडविल भी रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट को नहीं दिखाओगे, शेयर कैपिटल को भी नहीं दिखाओगे, रिटेन अर्निंग को भी नहीं दिखाओगे। पहले बताओ ये बात याद रहेगी? क्लियर है? पक्की बात है? चलिए जी, यानी सर आपको डे 1 की अकाउंटिंग क्लियर है। अभी हमारे पास खैर टाइम खत्म ही हो गया है, मैं इसको यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। एक इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ, प्लीज इसको कॉपी करिएगा और एक सवाल दूंगा वो करके आइएगा। क्लियर जी? मिलता है अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। हाँ इसी पे करना है कॉपी। सही है जी? नहीं